हेलो एवरीवन। तो चलो हम शुरू करते हैं इंटर ग्रुप 2 का सबसे पहला अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का रिवीजन, जिसका नाम क्या है, कंटीजेंसीज एंड इवेंट अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट। अब यहाँ जो कॉन्टीजेंसीज वर्ड है ना, वो किसी उसका रहा नहीं। कॉन्टीजेंसी का मतलब होता है ऐसी कंडीशन या ऐसी सिचुएशन जिनका कंफर्म नहीं पता होता है हमें कि क्या हो जाएगा, और उनके लिए हम क्या बनाते हैं, प्रोविजन बनाते हैं। दी अल्टीमेट आउटकम ऑफ विच विल बी कंफर्म्ड ऑन हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट। अब इस वर्ड का कोई महत्व रहा नहीं, इसलिए मैं इस पर अननेसरी रिवीजन में तो टाइम नहीं दे रहा हूँ। इवेंट अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट का मतलब क्या होता है, ऐसी घटनाएं जो बैलेंस शीट डेट के बाद होती हैं लेकिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या अप्रूव अथॉरिटी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अप्रूव करने के पहले हो जाती हैं। यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन रहे हैं, अभी मैनेजमेंट के साइन नहीं हुए हैं, और कुछ घटनाएं बैलेंस शीट के बाद लेकिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अप्रूवल के पहले पहले हो जाती हैं, उनको हम बोलते हैं इवेंट अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट। अब वो हमारे फेवर में भी हो सकते हैं, वो हमारे लिए हमारे अगेंस्ट भी हो सकते हैं। तो देखना क्या हो रहा है, दीज आर सिग्निफिकेंट इवेंट, महत्वपूर्ण बातें, बोथ फेवरेबल एंड अनफेवरेबल अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट। बैलेंस शीट के बाद वो घटनाएं हो रही हैं। स्टॉक में आग लग गई, मशीन में आग लग गई, डेटर डूब गया, बेड डेड हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया, कैश चोरी हुई थी, डिटेक्ट हो गई है, ऐसा कुछ। अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट बट बिफोर अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बाय अप्रूविंग अथॉरिटी, उसको हम क्या बोलते हैं, इवेंट अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट बोलते हैं। ठीक है, ऑडिट में ऐसा ही कुछ होता है, सब्सिक्वेंट इवेंट। लेकिन सब्सिक्वेंट इवेंट और ये इवेंट अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट में क्या अंतर है, ऑडिट में हम ऑडिटर के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलते हैं। तो ऑडिटर के साइन होने के पहले पहले जो घटनाएं हो जाती हैं बैलेंस शीट के बाद, वो कहलाती हैं इवेंट सब्सिक्वेंट इवेंट्स। ठीक है, और यहाँ हम बात कर रहे हैं कि अकाउंटिंग की हम बात कर रहे हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में, तो जो मैनेजमेंट के साइन होने के पहले पहले जो घटनाएं हो जाती है वो इवेंट अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट कहलाते हैं। अब इन इवेंट को दो टुकड़े में बांटा जाता है, एडजस्टिंग इवेंट और नॉन एडजस्टिंग इवेंट। मतलब इवेंट बैलेंस शीट डेट के बाद हुआ है, लेकिन क्या उसको एडजस्ट करना चाहिए या उसको एडजस्ट नहीं करना चाहिए। ओके, तो एडजस्टिंग इवेंट का मतलब होता है ऐसी घटनाएं विच अकर्ड आफ्टर बैलेंस शीट डेट and provide additional evidence to the conditions existing on balance sheet date। ऐसी घटनाएं जो बाद में हुई हैं लेकिन वो बैलेंस शीट डेट पर एग्जिस्ट कर रही किसी कंडीशन के संबंध में हुई है और हमें और इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। जैसे कि बैलेंस शीट पे हमारे 1 लाख का डेटर था, जिसपे हमें डाउट था कि 10,000 रुपए डूब सकते हैं, हमने प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बना रखा था 10,000, और बैलेंस शीट डेट के बाद मई के महीने में वो बैंकरप्ट हो गया, पता चला कि हाँ डूब गए हैं, 10,000 नहीं उल्टा 15,000 रुपए डूब गए हैं। तो हम उसको क्या बोलेंगे, एडजस्टिंग इवेंट, क्योंकि वो इवेंट क्या है, वो घटना क्या है, हमें और इंफॉर्मेशन दे रही है कि जिस पर आपको डाउट थी ना वो बैंकरप्ट हो गया है। तो आपको जिस पर डाउट थी, यानी जिस पर बैलेंस शीट डेट पर आपने 10,000 का प्रोविजन बनाया था, वो बैंकरप्ट हो गया और अल्टीमेटली 15,000 डूब गए हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, हमने जो एस्टिमेट किया था कि 10,000 डूब सकते हैं, अब हमारा एस्टिमेट क्या होगा, एडिशनल इन्फॉर्मेशन आने की वजह से चेंज हो जाएगा और हमें कितना करना पड़ेगा, 15,000 दिखाना पड़ेगा। इसको हम बोलेंगे एडजस्टिंग इवेंट। ठीक है, ऐसे ही 31 मार्च को आप कैश बैलेंस दिखा रहे थे 1 लाख रुपए का, और बैलेंस शीट डेट के बाद अप्रैल में पता चला कि फरवरी के महीने में कैश की चोरी हो चुकी थी 10,000 रुपए की, जो आपको पता नहीं थी, और आप बुक्स के हिसाब से बैलेंस दिखा रहे हैं कैश का 1 लाख। तो 1 लाख का जो आप बैलेंस दिखा रहे हैं अप्रैल 31 मार्च को बैलेंस शीट डेट पर, अप्रैल में डिटेक्ट हुआ कि चोरी हुई थी। चोरी कब हो गई थी, फरवरी में हो गई थी, लेकिन आपने उसको कंसिडर नहीं किया, आपने बुक्स के हिसाब से 1 लाख बैलेंस दिखा दिया। तो जो चोरी का डिटेक्शन है वो एडिशनल इंफॉर्मेशन है टू द कंडीशंस ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एट बैलेंस शीट डेट, इसलिए हमें इसको एडजस्ट करना पड़ेगा। और अब हमें कैश को कितना दिखाना पड़ेगा, 90,000 रुपए ही दिखाना पड़ेगा। हमने फरवरी के मंथ में अपनी बिल्डिंग को बेचने का एग्रीमेंट कर लिया था किसी के साथ। अब अगर देखें, आप ध्यान सुना, आपने बिल्डिंग बेचने का एग्रीमेंट कर लिया था फरवरी के मंथ में, आपने पोजीशन भी ट्रांसफर कर दिया था, पार्ट पेमेंट भी आ जाए, और भले फिर रजिस्ट्रेशन कभी भी हो, तो फिर तो सब्सटेंस ओवर फॉर्म बोलता है कि देखो यार, आपने एग्रीमेंट भी कर लिया था, पोजीशन भी ट्रांसफर कर दिया है, पार्ट पेमेंट भी आ गया, इसको तो हम सेल मानेंगे, रजिस्ट्रेशन कभी हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, रजिस्ट्रेशन कभी भी हो, तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं। आपका केवल एग्रीमेंट हुआ था फरवरी के महीने तक, पोजीशन ट्रांसफर नहीं हुआ था, पार्ट पेमेंट नहीं हुआ था, लेकिन अप्रैल के महीने में पार्ट पेमेंट भी आ गया
और सामने वाले ने आपके नाम पे रजिस्ट्रेशन भी करा दिया, तो ऐसे केस में चूंकि केवल एग्रीमेंट हुआ था, हम सेल नहीं मान रहे थे, लेकिन अप्रैल के महीने तक क्या हो गया है, रजिस्ट्रेशन भी हो गया हमारे नाम पर, तो हम मानेंगे कि देखो एग्रीमेंट तो पहले ही हो गया था, उसके संबंध में हमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन मिली है कि देखो रजिस्ट्रेशन भी हो गया है, इसलिए हम इस केस में क्या करेंगे, बिल्डिंग को सेल बुक करेंगे, बैलेंस शीट से बिल्डिंग को हटा देंगे, जो भी प्रॉफिट हमें हुआ होगा वो प्रॉफिट को हम P&L में ले जाएंगे। ठीक है, so adjusting event क्या होती थी, event which occurred after balance sheet date and provide additional information to the condition existing on balance sheet date and also materially affecting the valuation of asset and liability on balance sheet date, और एडजस्टमेंट टू एसेट एंड लाइबिलिटी आर रिक्वायर्ड फॉर सच इवेंट। देखिए मैं आपको समरी दिखाऊं पहले। सब्सिक्वेंट इवेंट मतलब जो इवेंट बैलेंस शीट के बाद होते हैं, या तो वो एडजस्टिंग इवेंट होते हैं तो उसको हम एडजस्ट कर लेते हैं, या वो नॉन एडजस्टिंग होते हैं, जैसे कि बैलेंस शीट डेट के बाद 5 अप्रैल को स्टॉक में आग लग गई और थोड़ा सा स्टॉक जल गया। ठीक है, तो थोड़ा सा स्टॉक जल गया, नॉर्मल इग्नोर कर दूं। आग लग गई सर, काफ़ी सारा स्टॉक जल गया है, अच्छा मटेरियल है, एडजस्टिंग नहीं है, क्यों? क्योंकि आग लगने की संभावनाएं पहले से एग्जिस्ट नहीं करती थी, ये तो नई घटना है। ठीक है, तो एडजस्टिंग इवेंट नहीं है, नॉन एडजस्टिंग है। लेकिन सर ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, काफ़ी स्टॉक जल गया है। हमने कहा इतना कि कंपनी बंद हो जाए, बोले नहीं सर इतना नहीं जला कि कंपनी बंद हो जाए, काफ़ी जल गया है। हमने कहा तो बात तो महत्वपूर्ण है, तो बतानी तो पड़ेगी शेयर होल्डर को, भले ही इस फाइनेंशियल ईयर से बिलोंग नहीं करती, लेकिन बतानी तो पड़ेगी। तो हम क्या करेंगे, डिस्क्लोज कर देंगे इसको इन अप्रूविंग अथॉरिटीज रिपोर्ट। अप्रूविंग अथॉरिटी यानी किसकी रिपोर्ट में, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की रिपोर्ट में इसको क्या कर देंगे, हम डिस्क्लोज कर देंगे। और वहीं क्या हो जाए, अगर कोई नॉन एडजस्टिंग इवेंट हो, यानी कि फैक्ट्री में आग लग गई है, तो आग लगने की कंडीशन और बैलेंस शीट डेट के बाद, आग लगने की कंडीशन तो पहले से एग्जिस्ट करती नहीं थी, नहीं सर, लेकिन आग लग गई है, हाँ सर, तो ये कहलाएगा नॉन एडजस्टिंग इवेंट। लेकिन ये क्या कर रहा है, अफेक्टिंग गोइंग कंसर्न, ये गोइंग कंसर्न को इफेक्ट कर रहा है। अब हो सकता है फैक्ट्री में आग लग गई है, इंश्योरेंस था नहीं, मशीनें जल गई हैं, इंश्योरेंस था नहीं, तो हो सकता है कंपनी बंद करनी पड़ जाए। तो अब क्या बात, ये बात आप अगले साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट डाल के बताओगे, शेयर होल्डर तब तक पागल से बैठा रहेगा। तो उसको एजीएम में जो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट जाने चाहिए, उसमें उसको दिखना चाहिए कि इतनी बुरी तरीके से इफेक्ट हुआ है आग का कि कंपनी का आगे चल पाना भी मुश्किल है। तो ऐसे केस में डिस्क्लोज इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अभी कहाँ डिस्क्लोज कर रहे थे हम, नॉन एडजस्टिंग इवेंट, थोड़ा सा मटेरियल था तो हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की रिपोर्ट में डिस्क्लोज कर रहे थे, लेकिन अगर गोइंग कंसर्न को इफेक्ट कर रहा है, ठीक है, तो आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। ठीक है, और इनफैक्ट क्या करना पड़ेगा, रीस्टेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर लिक्विडेशन कॉन्सेप्ट, और आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट दोबारा बनाने पड़ेंगे लिक्विडेशन कॉन्सेप्ट के हिसाब से। ठीक है, तो ये ध्यान रखना पड़ता है हमें कि इवेंट किस तरीके का है। तो एडजस्टिंग है तो हम उसको एडजस्ट करेंगे, नॉन एडजस्टिंग छोटा मोटा है तो इग्नोर कर देंगे, लेकिन मटेरियल है तो उसको हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की रिपोर्ट में क्या करेंगे, डिस्क्लोज करेंगे। तो नॉन एडजस्टिंग इवेंट होते क्या है, इवेंट विच डज नॉट रिलेट टू कंडीशन एग्जिस्टिंग ऑन बैलेंस शीट डेट एंड डज नॉट अफेक्ट दी determination of amount of financial position as stated in financial statement, therefore requires no specific adjustment in financial statement, जैसे loss of some stock by fire। ठीक है, what if non adjusting event represent material changes, material changes है तो फिर क्या करना पड़ेगा, the disclosure should be made in approving authorities report। ठीक है, जैसे कि ह्यूज इन्वेस्टमेंट आफ्टर बैलेंस शीट डेट इन द एक्विजिशन ऑफ अनदर कंपनी, आपने किसी कंपनी में एक बहुत ह्यूज इन्वेस्टमेंट कर दिया है, लेकिन बैलेंस शीट डेट के बाद किया, तो पहले तो कंडीशन एग्जिस्ट करती नहीं थी, तो ये क्या हो गया, नॉन एडजस्टिंग है, लेकिन मटेरियल है तो आप उसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की रिपोर्ट में क्या कर दो, डिस्क्लोज कर दो, क्योंकि इससे गोइंग कंसर्न तो इफेक्ट नहीं हो रहा ना। लॉस ऑफ मेजर अनइंश्योर्ड स्टॉक इन फायर, बहुत ज़्यादा स्टॉक जल गया है, लेकिन तब भी है तो नॉन एडजस्टिंग ना, लेकिन स्टॉक जल गया है, काफ़ी ज़्यादा जल गया है, तो मटेरियल है तो आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की रिपोर्ट में एडजस्ट कर दो। नॉन एडजस्टिंग इवेंट अफेक्टिंग गोइंग कंसर्न, अगर ऐसा नॉन एडजस्टिंग हो जो गोइंग कंसर्न को इफेक्ट कर दे, सो इफ एन इवेंट अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट विच इज नॉन एडजस्टिंग इन नेचर represents unusual changes affecting the existence or substratum of enterprise, existence के ऊपर डाउट क्रिएट करने लगे, तो इन विच दैट इज विच में टेक गोइंग कंसर्न अजम्पशन इन एप्रोप्रिएट, तो आप क्या करें, डिस्क्लोजर शुड बी गिवन इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आपको क्या करना पड़ेगा, डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। मेजर लॉस ऑफ फैक्ट्री एसेट बाय फायर, अर्थक्वेक डिस्ट्रॉयड द मेजर वेयरहाउस ऑफ एंटिटी। ये ध्यान रखें, एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि मान लो 31 मार्च के पहले आपके कस्टमर ने एक चेक भेज दिया था, उस पर 28 मार्च डली थी, वो आपको 2 अप्रैल को मिल जाए,
तो क्या वो चेक को आप एडजस्ट कर सकते हैं 31 मार्च को, डेटर को कम कर दें और चेक इन हैंड दिखा दें? नहीं, क्योंकि चेक एक एसेट है हमारा, और जब तक चेक हमारे हाथ में ना जाए, यानी हमारे हाथ में या हमारे एजेंट के हाथ में ना जाए, तब तक उस चेक पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, और कोई भी एसेट जिसमें हमारा कंट्रोल नहीं है उसको हम अपनी बुक्स में नहीं दिखा सकते। तो अगर आपके कस्टमर ने 28 तारीख की डेट डालते हुए एक चेक को भेजा है जो आपको 2 अप्रैल को मिला है, क्या उसको 31 मार्च को बैलेंस शीट में एडजस्ट कर लें चेक इन हैंड टू कस्टमर? नहीं नहीं नहीं। लेकिन उसी ने वहां 28 मार्च को आपके एजेंट को वो चेक दे दिया था, तो और एजेंट ने आपको 2 तारीख को दिया, कोई दिक्कत नहीं, एजेंट के पास आ गया था, तो हम मानेंगे उस चेक पे हमारा कंट्रोल है, वो एडजस्टिंग इवेंट बन जाएगा। आई होप ये आपको क्लियर होगा। ठीक है, फिर भी किसी भी डाउट के केस में आप क्या कर सकते हैं, कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। देखें, ये है AS5 नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड, प्रायर पीरियड आइटम एंड चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसीज। इस पर्टिकुलर एएस में हम क्या क्या डिस्कस करते हैं? इस पर्टिकुलर एएस में ये बताया गया है कि जब भी आप P&L बनाते हो ना, तो P&L के अंदर ऑर्डिनरी आइटम्स भी होते हैं, ऑर्डिनरी बट एक्सेप्शनल आइटम भी होते हैं। ऐसे आइटम जो है तो ऑर्डिनरी, लेकिन उनका अमाउंट बहुत ज्यादा है या उनका नेचर कुछ डिफरेंट है, तो उनको हम ऑर्डिनरी बट एक्सेप्शनल आइटम बोल देते हैं। ठीक है, जैसे फिक्स एसेट को लॉस पर बेच देना, लैंड को बेच देना, तो ये है तो ऑर्डिनरी बात, लेकिन इसको हम एक्सेप्शनल बोलते हैं। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स भी आते हैं, जैसे कि लॉटरी की इनकम हो सकती है, अर्थक्वेक से लॉस हो सकता है, लॉस बाय फायर हो सकता है। प्रायर पीरियड आइटम भी आते हैं, पिछले साल की गलतियां जब हम इस बार सुधारते हैं, एरर या ओमिशन जो पिछले साल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने में हुई है उसको हम सुधारते हैं, तो उसको हम बोलते हैं प्रायर पीरियड आइटम। इफेक्ट ऑफ चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी, अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज हो जाती है, SLM से WDB मेथड हम डेप्रिसिएशन का लगाते हैं, FIFO से वेटेड एवरेज हम इन्वेंट्री में करने लगते हैं। या इफेक्ट ऑफ चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट, एस्टिमेट्स चेंज हो जाते हैं, जैसे कि यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट को हम चेंज कर दें तो डेप्रिसिएशन चेंज हो जाता है, एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू को हम चेंज कर दें तो भी डेप्रिसिएशन चेंज हो जाता है। तो ये सब कुछ कहाँ चले जाते हैं? एक ही साल के P&L में बहुत कुछ आता है, ऑर्डिनरी, ऑर्डिनरी बट एक्सेप्शनल, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, प्रायर पीरियड आइटम, चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी, चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट के इफेक्ट आते हैं। इस बारे में AS5 क्या करता है, डील करता है। AS5 का मुद्दा क्या है पहले मैं आपको वो समझाता हूं। ठीक है, तो AS5 ये चाहता है कि आप ऐसा कुछ दिखाओ कि प्रॉफिट आपका दिखे हमें बिफोर एक्सेप्शनल एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। ये P&L का नॉर्मल फॉर्मेट है जो आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट नाम के चैप्टर में पढ़ते हो। और फिर बताओ एक्सेप्शनल आइटम कितने हैं, अलग सेपरेट लाइन, देखो ये अलग से एक लाइन बनी हुई है ना एक्सेप्शनल आइटम की, प्रॉफिट बिफोर एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। फिर अलग से लाइन में बताओ हमें कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम क्या क्या है P&L के अंदर, फिर आएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ठीक है, तो ये चीजें आप हमें अलग से बताओ कि प्रॉफिट एक्सेप्शनल और एक्स्ट्राऑर्डिनरी के पहले कितना प्रॉफिट है, एक्सेप्शनल आइटम से कितना प्रॉफिट है लॉस है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम से कितना प्रॉफिट है लॉस है। ऐसा कुछ डिमांड करना चाहता है AS5, इसलिए AS5 टुकड़े करता है चीजों की। ठीक है, और मैं यहाँ दिखा रहा हूँ आपको क्लासिफिकेशन एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट AS5 की जो है वो क्या है, और फिर हम मैं एक एक चीज के बारे में आपको बताना शुरू करूंगा। ऑर्डिनरी आइटम्स है, सेल, परचेज, डेटर का देना, डेटर से लेना, क्रेडिटर का देना। ठीक है, इस सब कुछ को अलग से डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं है, आप P&L में कहीं भी दिखा दो, कोई इतना बड़ा मुद्दा नहीं बनाएंगे। लेकिन जब भी ऑर्डिनरी लेकिन एक्सेप्शनल आइटम हो, मैं बताऊंगा क्या कहलाता है। ये डिपेंड करता है किसी ट्रांजैक्शन के नेचर पर, साइज पर और इंसिडेंस पर। तो अगर एक्सेप्शनल आइटम है तो आपने जैसा कि अभी देखा, हमें क्या करना पड़ेगा, इसको सेपरेट अमाउंट एंड नेचर शुड बी डिस्क्लोज्ड एज सेपरेट लाइन आइटम। आपको सेपरेट लाइन आइटम के रूप में इसको दिखाना पड़ेगा। देखो सेपरेट लाइन में हमने दिखाया था इसको, एक्सेप्शनल आइटम को P&L में। हो सकता है एक्सेप्शनल तरीके से हम बेजिस चुका रहे हो, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से हम बेजिस चुका रहे हो, पिछले 5 सालों से हमने बेजिस नहीं चुकाए थे, बढ़ाकर नहीं दिए थे, अब हम आज रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से बेजिस को हमने बढ़ा दिया और आज हम पे कर रहे हो। तो बेजिस देना ऑर्डिनरी बात है, लेकिन चूंकि पिछले 5 सालों का रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से बढ़ा के हम दे रहे हैं, तो ये थोड़ा सा एक्सेप्शनल आइटम हो जाएगा, क्योंकि इसका अमाउंट बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो हम उसको बेजिस में भी तो दिखा सकते थे, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, लेकिन पता नहीं चलता ना कि अच्छा इस आइटम की वजह से P&L ऊपर नीचे हो रहा है, इसलिए हमें इसको सेपरेट लाइन में दिखाना पड़ेगा एक्सेप्शनल आइटम को बेजिस का। ठीक है, ये आप आई होप समझ पा रहे होंगे। ऐसे ही बात होती है कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी जो आइटम्स होते हैं, जैसे कि लॉटरी की इनकम लग जाना, अर्थक्वेक से लॉस हो जाना, लॉस बाय फायर हो जाना, ठीक है, इनको भी क्या करना पड़ता है। और प्रायर पीरियड आइटम, पिछले साल की जो हम गलतियां सुधारते हैं, इनको
इनके अमाउंट और नेचर को भी क्या करना पड़ता है, शुड बी सेपरेटली डिस्क्लोज्ड इन सच मैनर दैट देयर इंपैक्ट ऑन करंट पीएनएल कैन बी परसीव्ड। ऐसे दिखाओ, इनका डिस्क्लोजर ऐसे करो कि हमें साफ साफ दिखाई दे कि इनका करंट पीएनएल में इफेक्ट कितना आया है। तो हमने जैसा यहां दिखाया है कि प्रॉफिट बिफोर एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम कितना था, एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम की वजह से कितना हुआ है, प्रॉफिट आफ्टर एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम कितना है। तो जो डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट है वो बता दूं, ऑर्डिनरी आइटम को डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं है। ऑर्डिनरी बट एक्सेप्शनल को आपको सेपरेट लाइन आइटम के रूप में डिस्क्लोज करना पड़ेगा। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम को और प्रायर पीरियड आइटम को भी आपको सेपरेट डिस्क्लोज करना पड़ेगा। ऐसा डिस्क्लोज करना पड़ेगा कि उनका करंट पीएनएल में कितना इफेक्ट आ रहा है ये आप साफ साफ देख सको। अब सवाल आता है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम किसे बोलते हैं, एक्सेप्शनल किसे बोलते हैं, पीपीआई किसे बोलते हैं। अब मैं समझा देता हूं आपको। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम का मतलब होता है पीएनएल में आने वाली ऐसी इनकम या एक्सपेंस जो ऐसे किसी इवेंट या ट्रांजैक्शन की वजह से राइज हुई है दैट आर क्लियरली डिस्टिंक्ट फ्रॉम ऑर्डिनरी एक्टिविटी ऑफ एंटरप्राइज, जो हमारी ऑर्डिनरी एक्टिविटी है ही नहीं, एकदम साफ साफ है कि वो हमारी ऑर्डिनरी एक्टिविटी नहीं है, वो हमारी ऑर्डिनरी एक्टिविटी के इंसिडेंटल भी नहीं है, एंड देयरफॉर नॉट एक्सपेक्टेड टू रिकर फ्रिक्वेंटली और रेगुलरली। ऐसी घटना, ऐसा इवेंट या ट्रांजैक्शन जिसकी वजह से कोई इनकम एक्सपेंस पीएनएल में आ रही है, जो इवेंट या ट्रांजैक्शन ऑर्डिनरी नहीं है, उसके बार बार होने की संभावना नहीं है, उनको हम एक्स्ट्राऑर्डिनरी बोलते हैं। जैसे कि लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर, अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी, रिफंड ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट। गवर्नमेंट ग्रांट को हम क्या बोलते हैं, एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम बोलते हैं। ये बात हम S5 में पढ़ते हैं। लॉटरी विनिंग्स ये आ जाता है। फिर सर एक्सेप्शनल आइटम में क्या आ जाता है, एक्सेप्शनल आइटम में आता है व्हेन आइटम ऑफ इनकम और एक्सपेंस विद इन प्रॉफिट एंड लॉस फ्रॉम ऑर्डिनरी एक्टिविटी, एक्टिविटी तो ऑर्डिनरी है, आर ऑफ सच साइज नेचर और इंसिडेंस, लेकिन उसका अमाउंट बहुत ज्यादा है। वेजेस चुकाना ऑर्डिनरी बात है, लेकिन पिछले 5 सालों से वेजेस नहीं चुकाया था, इसलिए हमें एक साथ चुकाना पड़ रहा है, ये थोड़ा सा एक्सेप्शनल हो गया। फिक्स एसेट खरीदना बेचना ऑर्डिनरी एक्टिविटी नहीं है, लेकिन ऑर्डिनरी बात है, ऑर्डिनरी बात है। भाई बिजनेस चलाना है तो फिक्स एसेट खरीदना पड़ेगा, खराब होगा तो बेचना पड़ेगा, ठीक है। पैसे हैं तो इन्वेस्टमेंट कर दो, जमीन वगैरह में लगा दो। लेकिन फिक्स एसेट को बेचने पे अगर हमें कोई ह्यूज लॉस हो जाता है, टेक्नोलॉजी अचानक से चेंज हो जाती है और हमने नया फिक्स एसेट खरीदा था, अभी हमको उसको बेचना पड़ रहा है और बहुत सारा लॉस हो रहा है, तो ये ऑर्डिनरी की एंसिलरी एक्टिविटी है, लेकिन फिर भी हम ऑर्डिनरी बट एक्सेप्शनल बोल देंगे इसको। कोई हमारे ऊपर केस कर दे, भाई हम बिजनेस कर रहे हैं तो ये सब तो होता ही रहता है, ठीक है, लेकिन केस में हमें लिटिगेशन सेटल करनी पड़े और हमें काफी ह्यूज अमाउंट देना पड़े, तो ये ऑर्डिनरी तो है लेकिन एक्सेप्शनल आइटम हो जाएगा। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में ह्यूज अमाउंट देना पड़ता है, ये ऑर्डिनरी तो है लेकिन एक्सेप्शनल हो जाएगा। वो सारी चीजें जो बिजनेस से जुड़ी हुई हैं वो सब ऑर्डिनरी ही हैं, ठीक है, और बिजनेस है तो ये सब तो होता रहता है, लेकिन उसका अमाउंट ज्यादा हो रहा है, इंसिडेंस है, नेचर बहुत अलग है, तो हम उसको ऑर्डिनरी लेकिन एक्सेप्शनल आइटम बोल देंगे, ठीक है। और इनको डिस्क्लोज कैसे करना है, उनका डिस्क्लोजर रिलेवेंट है टू एक्सप्लेन द परफॉर्मेंस ऑफ द एंटिटी फॉर करंट पीरियड, ठीक है। देन द नेचर एंड अमाउंट ऑफ सच आइटम शुड बी डिस्क्लोज सेपरेटली। एग्जाम्पल है आईसीआई की तरफ से लिखे हुए, एएस में लिखे हुए एग्जाम्पल है, मेरी तरफ से लिखे हुए एग्जाम्पल नहीं है, ध्यान सुनना। इंक्रीज इन वेजेस अदर एक्सपेंस विद रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, ऑर्डिनरी है लेकिन एक्सेप्शनल मानेंगे। डिस्पोजल ऑफ फिक्स एसेट और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को आप अचानक से बेचने लगो तो ये तो थोड़ा सा अलग बात है, ठीक है, तो इसको हम ऑर्डिनरी तो है लेकिन एक्सेप्शनल मानेंगे। लेजिस्लेटिव चेंजेस हैविंग रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, कोई कानून में चेंज आया जिसका रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट है और हमें वो एडवर्सली इफेक्ट कर रहा है तो उसको हम एक्सेप्शनल आइटम मानेंगे। लिटिगेशन सेटलमेंट एक्सेप्शनल माना जाएगा। राइट डाउन ऑफ इन्वेंट्री टू एनआरबी, इन्वेंट्री को हम कॉस्ट एनआरबी पिक्चर लोअर पर दिखाते हैं, तो हमने कहा तो ऑर्डिनरी बात है, ऑर्डिनरी बात नहीं है। आप कोई प्रोडक्ट को 100 रुपए में बनाते हो और मार्केट में 90 का बिक रहा है, ऑर्डिनरी बात है। हो सकता है आपको उस प्रोडक्ट की कॉस्ट इतनी ज्यादा पड़ रही है कि मार्केट में 90 का बिकता है, आप 100 का बनाते हो, तो आपको प्रोडक्ट बनाना बंद कर देना चाहिए। अगर वो प्रोडक्ट बनाना बंद कर दिया नहीं करोगे तो यूं भी कंपटीशन में मारे जाओगे, तो आपका बिजनेस तक बंद हो सकता है, ऑर्डिनरी बात नहीं है। ठीक है, तो राइट डाउन ऑफ इन्वेंटरी टू एनआरबी एज वेल एज रिवर्सल ऑफ सच राइट डाउन, रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ एक्टिविटीज, अदर रिवर्सल ऑफ प्रोविजंस, कोई भी प्रोविजन रिवर्स करना क्या बन सकता है। देखो कोई भी आइटम ऑर्डिनरी ही होगा, वो एक्सेप्शनल होगा, ये डिपेंड करता है उसके साइज, नेचर और इंसिडेंस पे। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगा, ठीक है। प्रायर पीरियड आइटम क्या होते हैं, आइटम ऑफ इनकम और एक्सपेंस अराइजिंग इन करंट पीरियड, अराइजिंग इन करंट पीरियड, कोई करंट पीरियड में पीएनएल में कुछ आ रहा है, क्यों आ रहा है, एज अ रिजल्ट ऑफ एरर और ओमिशन इन प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ वन और मोर प्रायर पीरियड्स, पिछले साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने में कुछ गलती कर दी है, कोई भूल कर दी है, उसकी वजह से अभी कोई आइटम सामने आ रहा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्रायर पीरियड आइटम बोलते हैं, प्रायर पीरियड का आइटम।
एरर या ओमिशन होनी चाहिए पहले। तो अगर रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से हम वेजेस बढ़ा रहे हैं तो कोई एरर या ओमिशन नहीं है, पहले नहीं बढ़ाना था, बढ़ा दिया, ठीक है। तो ये ऑर्डिनरी बात है, बस अमाउंट ज्यादा है तो एक्सेप्शनल हो जाएगा। पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक का टोटल गलत लगाया था, इस बार सुधारा प्रायर पीरियड आइटम, ठीक है। पिछले साल डेप्रिसिएशन की रेट गलत लगाई थी आपने, एप्लीकेशन ऑफ इनकरेक्ट रेट ऑफ डेप्रिसिएशन प्रायर पीरियड आइटम, अंडर कास्टिंग और ओवर कास्टिंग ऑफ इन्वेंट्री ऑफ लास्ट ईयर प्रायर पीरियड आइटम हो जाएगा। पिछले साल कैश की चोरी हो गई थी और फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अप्रूव होने तक पता चल जाए तो उसको हम बोलेंगे एडजस्टिंग आइटम AS4। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अप्रूवल होने तक भी चोरी का पता नहीं चला कि कैश की चोरी हो गई थी, और बाद में पता चलता है कि कैश की चोरी तो पहले ही हो गई थी, आपने ध्यान नहीं दिया, कैश काउंट ही नहीं करी। तो अब चूंकि नेक्स्ट ईयर में सुधार रहे हैं तो इसको हम क्या बोलेंगे, प्रायर पीरियड आइटम, क्योंकि पिछले साल की एरर या ओमिशन की वजह से इस साल क्या हो रहा है, कैश की चोरी का एक्सपेंस या लॉस कहां आ रहा है, इस बार की P&L में आ रहा है, ठीक है। इंश्योरेंस क्लेम लॉस्ड एंड पास्ट बट नो एंट्री पास इन द ईयर फॉर क्लेम। आपने इंश्योरेंस क्लेम किया था, लॉस ऑफ स्टॉक हो गया था 10,000 का, आपने इंश्योरेंस क्लेम कर दिया था और इंश्योरेंस क्लेम पास हो चुका था, लेकिन आपने उसकी कोई एंट्री नहीं की, तो आपने पूरा लॉस तब बुक कर लिया होगा। आज जब इंश्योरेंस क्लेम मिल रहा है तो आप उसको इनकम जैसा ट्रीट कर रहे हो, जबकि इनकम ट्रीट नहीं करना था, आपको पहले ही लॉस बुक नहीं करना था जब इंश्योरेंस क्लेम कर दिया था आपने और वो पास भी हो गया था, लेकिन आपने तब गलती कर दी कि लॉस बुक कर लिया, और अब जाके आप क्या कर रहे हो, इंश्योरेंस कंपनी से पैसे मिले, चलो ये फायदा हो गया, तो ये क्या क्या बन जाएगा, प्रायर पीरियड आइटम बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ये प्रायर पीरियड आइटम बन जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ एग्जाम्पल थे जो आपसे पूछे जाते हैं। अब इफेक्ट ऑफ चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट, और आखिरी है इफेक्ट ऑफ चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसीज। हम डिस्कस कर लेते हैं। अकाउंटिंग एस्टिमेट क्या होता है, किसी भी चीज का अंदाज लगाना। तो ऐसा बोलते हैं एज अ रिजल्ट ऑफ अनसर्टेनिटी इनहेरेंट इन बिजनेस, बिजनेस में इतनी अनसर्टेनिटीज हैं कि आप फिक्स एसेट खरीद के लाए, उसकी यूजफुल लाइफ कितनी होगी नहीं पता, तो एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ले लो। उसकी स्क्रैप वैल्यू कितनी होगी नहीं पता, एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू ले लो। डेटर कितने डूब सकते हैं नहीं पता, एस्टिमेटेड अमाउंट ले लो, उसको हम प्रोविजन बोलते हैं। टैक्स कितना देना पड़ेगा एग्जैक्टली नहीं पता जब तक असेसमेंट नहीं हो जाता, तो एस्टिमेटेड अमाउंट ले लो, प्रोविजन फॉर टैक्स। तो जितने भी तमाम तरीके के प्रोविजन है वो सब एस्टिमेट्स ही तो हैं। हम एस्टिमेट कौन लगाता है, तो एस्टिमेट लगाने का काम मैनेजमेंट का होता है, क्योंकि वही अकाउंटिंग करता है। कैसे लगाता है वो एस्टिमेट, बाय यूजिंग द लेटेस्ट इंफॉर्मेशन अवेलेबल। डेटर का प्रोविजन कैसे बनाओगे, तो डेटर के बारे में लेटेस्ट जानकारी जो भी है कि उसका क्या कैसे लक्षण चल रहे हैं मार्केट में, क्या उसके बारे में अफवाह है, उसके बेसिस पर आप प्रोविजन बनाओगे, ठीक है। बाय अप्लाइंग प्रोफेशनल जजमेंट एंड पास्ट एक्सपीरियंस, उस पर्सन के साथ आपका पास्ट एक्सपीरियंस क्या रहा, ठीक है, उन केसेस में आपका पास्ट एक्सपीरियंस क्या रहा, आपका प्रोफेशनल जजमेंट क्या बोलता है वो आप सोच लो। और अगर तब भी लग रहा है कि आपको नहीं समझ में आ रहा है कितना बनाना चाहिए, तो आप किसी एक्सपर्ट की सहायता ले सकते हो। जैसे कि इनकम टैक्स का प्रोविजन बनाना है, कितना बनाया, तो आप चार्टर्ड अकाउंटेंट से सहायता ले सकते हो। किसी ने आपके ऊपर केस कर दिया, उसके संबंध में आपको एस्टिमेट करना है कि कितना पैसा देने की संभावना हो सकती है, तो आप क्या कर सकते हो, किसी एडवोकेट से क्या कर सकते हो, सहायता ले सकते हो। अब जो आपने अंदाज लगाया, ठीक है, वो चेंज भी तो हो सकता है, और अगर वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अप्रूवल होने के पहले पहले चेंज हो जाए, जैसे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बनाया था 10,000, लेकिन बाद में पता चला कि 15,000 डूबने की संभावना है, तो इसको हम एडजस्टिंग इवेंट बोलेंगे और उसको हम एडजस्ट कर देंगे, ठीक है। तो ये एडजस्टिंग इवेंट भी है, AS4 में भी आ जाता है, AS5 में भी आ जाता है। तो अगर आपने बैलेंस शीट डेट पर 10,000 का प्रोविजन बना लिया था, आपको और इन्फॉर्मेशन मिलती है डेटर के बारे में, आप उस प्रोविजन को 15,000 करना चाहते, तो इसको हम चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट बोलेंगे, और कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, आप चेंज कर सकते हो, उसको डिस्क्लोज करने की भी जरूरत नहीं है, अनलेस कि बहुत मटेरियल कोई चेंज आया हो जिसमें आपको डिस्क्लोज करना पड़े। फिक्स एसेट की यूजफुल लाइफ आप 10 साल मान के क्या कर रहे थे, डेप्रिसिएट कर रहे थे, अब आपने उसको रीएस्टिमेट कर लिया है कि 12 साल की लाइफ है, तो अब आप क्या कर रहे हो, उसको आगे से जो डेप्रिसिएशन लगा रहे हो वो आप कैसे लगाओगे, प्रोस्पेक्टिव बेसिस पर लगाते जाओगे, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट अलाउड है। आपको हर बैलेंस शीट डेट पर जो भी आपने एस्टिमेट लगाए हैं, पिछले बैलेंस शीट डेट पर लगाए थे, उनको रिव्यू करना चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि अकाउंटिंग एस्टिमेट में कुछ चेंज होने की संभावना है, एस्टिमेट यानी प्रोविजन को बढ़ाने की जरूरत है, घटाने की जरूरत है, रिवर्स करने की जरूरत है, खत्म करने की जरूरत है, तो वो आप सब कर सकते हो, ठीक है। जैसे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट है, एस्टिमेट है, प्रोविजन फॉर टैक्स एस्टिमेट है, फेयर मार्केट वैल्यू एस्टिमेट है, NRV नेट रिलायबल वैल्यू जो निकालते हैं वो एस्टिमेट है, सारे प्रोविजन एस्टिमेट है। डेप्रिसिएशन में तो स्क्रैप वैल्यूज फुल लाइफ रिवैल्यूएशन वाला अमाउंट वो सारे एस्टिमेट ही हैं। चेंज इन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन भी हम चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट ही बोलते हैं। तो एक बार सुनना जरा कि इनका डिस्क्लोजर कैसे होता है अकाउंटिंग एस्टिमेट का। तो अगर चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी है, जैसे कि डेप्रिसिएशन के मेथड को चेंज कर दिया, सॉरी वो अब चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट कहलाने लगा, पहले वो चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी कहलाता था जब AS6 चलता था, उसको छोड़ो।
इन्वेंट्री के वैल्यूएशन में चेंज कर दिया तो उसको हम चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी बोलते हैं। तो जब भी आप अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज करते हो या अकाउंटिंग एस्टिमेट चेंज करते हो, तो अगर उनका मटेरियल इफेक्ट पड़ रहा है करंट P&L में, बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा है, ठीक है, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, अगर वो क्वांटिफिएबल है तो अमाउंट कैन बी अगर एसेटेंड तो डिस्क्लोज दी फाइनेंशियल इफेक्ट आपको बताना पड़ेगा। तो आपको पता है चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी में हम क्या क्या बताते हैं, ओल्ड पॉलिसी क्या थी, न्यू पॉलिसी क्या थी, क्यों चेंज करी आपने अकाउंटिंग पॉलिसी और उसका फाइनेंशियल इफेक्ट क्या पड़ा है वो डिस्क्लोज करो। तो वही हम पढ़ रहे हैं कि फाइनेंशियल इफेक्ट आपको क्या करना पड़ेगा, डिस्क्लोज करना पड़ेगा, ठीक है। वो बात हमने ES1 में पढ़ी थी कि जब भी आप अकाउंटिंग पॉलिसी को चेंज करो तो डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज में आपको ओल्ड पॉलिसी, न्यू पॉलिसी, इफेक्ट ऑफ चेंज कि आपने चेंज करा है और इफेक्ट ऑफ चेंज बताना पड़ता है। तो ये इफेक्ट ऑफ चेंज है। तो जब भी अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज हो, उसका मटेरियल इफेक्ट हो, तो आप उसको भी डिस्क्लोज करोगे, और जब भी अकाउंटिंग एस्टिमेट चेंज हो, उसका मटेरियल इफेक्ट हो, तो उसको भी आप क्या करोगे, डिस्क्लोज करोगे। लेकिन अकाउंटिंग पॉलिसी या अकाउंटिंग एस्टिमेट चेंज हुए, उसका इफेक्ट तो आ रहा है करंट पीरियड पे, लेकिन आप क्वांटिफाई नहीं कर पा रहे कि एग्जैक्टली कितना इफेक्ट आ रहा है। तो आप बस ये डिस्क्लोज कर दो कि कुछ चेंज हुआ है, और ये भी डिस्क्लोज कर दो कि हम उसके अमाउंट को क्वांटिफाई नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, तो चल जाएगा। और अगर हमने अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज हुई है और अकाउंटिंग एस्टिमेट चेंज हुई, तो ऐसा भी होता है, जैसे कि मान लो आपने क्या किया, प्रोविजन फॉर डाउटफुल चेंज किया, तो वो करंट ईयर बस को चेंज करेगा, लेकिन आपने एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट चेंज कर दी तो कई ईयर को इफेक्ट करेगा। तो अगर अकाउंटिंग एस्टिमेट में चेंज है जो वो सब्सिक्वेंट ईयर को भी इफेक्ट करने वाला है, तो वो बात भी बता देना कि ये जो हमने यूजफुल लाइफ चेंज कर दी है एसेट की, ठीक है, तो उससे करंट ईयर का डेप्रिसिएशन भी इतने अमाउंट से चेंज हो रहा है और नेक्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन भी चेंज होगा। तो आपको करंट ईयर का फाइनेंशियल इफेक्ट क्या पड़ा है वो बताना है, और नेक्स्ट ईयर में जो इफेक्ट पड़ने वाला है उसको बस इम्पैक्ट बताना है कि नेक्स्ट ईयर पर भी इसका इफेक्ट जा सकता है या गया है, ठीक है। तो हमने बात की अकाउंटिंग एस्टिमेट्स क्या होते हैं। चेंज या रिवीजन इन एस्टिमेट आप बिल्कुल कर सकते हो, हर बैलेंस शीट डेट पे चेक करो, ठीक है। कब चेंज हो जाते हैं अकाउंटिंग एस्टिमेट, चेंज इन सर्कमस्टांसेस अपॉन विच एस्टिमेट्स वर बेस्ड, जिन सर्कमस्टांसेस, जिन स्थितियों को देख के आपने प्रोविजन बनाए थे वो स्थितियां बदल गई, या फिर आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन या नॉलेज मिल गया है तो भी आप उसको चेंज कर सकते हो, ठीक है। चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट इज गिवन प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, और चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट में इफेक्ट करंट ईयर और करंट ईयर एंड सब्सिक्वेंट ईयर। करंट ईयर इफेक्ट कर रहे हैं तो उसका फाइनेंशियल इफेक्ट बता दूं, और सब्सिक्वेंट ईयर भी कर रहे हैं इफेक्ट तो उसका इफेक्ट बता दो कि इसका इफेक्ट सब्सिक्वेंट ईयर में भी आएगा। अकाउंटिंग पॉलिसीज क्या होती है, स्पेसिफिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल होते हैं और मेथड ऑफ अप्लाइंग दोस प्रिंसिपल्स। जब भी हम अकाउंटिंग करते हैं तो उनमें हम कुछ मेथड, स्पेसिफिक मेथड अप्लाई करते हैं, उनको हम अकाउंटिंग पॉलिसीज बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि हम इन्वेंट्री की वैल्यूएशन के लिए फीफो वेटेड एवरेज करते हैं, डेप्रिसिएशन के लिए हम SLM WD वगैरह करते हैं। सवाल पूछा जाता है कि एरियाज में डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसी कैन बी फॉलोड, कौन से एरिया है जहाँ डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलो कर सकते हैं। डेप्रिसिएशन में SLM WD, सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड, इन्वेंट्री में फीफो वेटेड एवरेज, स्टैंडर्ड कॉस्ट, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में हम देख सकते हैं कि हम कॉस्ट मेथड पे ईयर एंड पे इन्वेंट्री को कॉस्ट मॉडल के हिसाब से वैल्यूएशन कर रहे हैं हर साल, या रिवैल्यूएशन मॉडल के हिसाब से रिवैल्यू कर रहे हैं। इन्वेस्टमेंट भी फीफो या वेटेड एवरेज से हम क्या करते हैं, वैल्यू करते हैं, ग्रुप 1 में आप पढ़ते हो, ठीक है, इन्वेस्टमेंट चैप्टर में। फॉरेन एक्सचेंज में डिफरेंसेस आते हैं, तो कई बार हम देखते हैं कि अगर वो शॉर्ट पीरियड से संबंधित है लोन वगैरह तो हम उसको P&L में डाल देते हैं, अदरवाइज हम उसको ऐड कर देते टू द कॉस्ट ऑफ फिक्स एसेट अगर वो डेप्रिसिएबल है तो। ट्रीटमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर फिक्स एसेट, फिक्स एसेट पे आपने लोन लिया है तो वो AS 16 के हिसाब से कई बार कैपिटलाइज हो जाता है, कई बार कहाँ जाता है, P&L जाता है, तो आपकी क्या पॉलिसी है, ठीक है। कंटीजेंसीज के संबंध में या गुडविल के संबंध में एवरेज, वेटेड एवरेज, सिंपल एवरेज मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड, एन्युटी मेथड, किस मेथड से आप गुडविल निकालते हैं वो भी है। क्या अकाउंटिंग पॉलिसी को चेंज किया जा सकता है, बिल्कुल, रिक्वायर्ड बाय AS, रिक्वायर्ड बाय लॉ और फॉर बेटर प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फॉलोइंग विल नॉट बी ट्रीटेड एज चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है, थोड़ा ध्यान सुनना। क्या बोला गया है, इनको हम चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी नहीं बोलेंगे। किनको? आपके पास पहले 3-4 एम्प्लॉय काम करते थे, जिसकी जो 5 साल से ज़्यादा का काम करके जाता था, तो जब वो जाता था आप देखते थे अच्छा ये 5 साल से ज़्यादा काम करके गया है, चलो इसको ग्रेच्युटी दे देते हैं, कम एम्प्लॉय होते थे। अब आपके पास बहुत ज़्यादा एम्प्लॉय आने लगे हैं, तो आपने एक सिस्टमेटिक प्लान बना दिया है कि यार ग्रेच्युटी का एक सिस्टमेटिक साइंटिफिक तरीके से कैलकुलेट करके हम क्या करेंगे, पेमेंट करेंगे। तो क्या ये चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी है? नहीं, क्योंकि पहले लोग थे ही नहीं तो आपने ऐसी खास कोई पॉलिसी बनाई नहीं। अब ज़्यादा लोग हैं तो आपने उसकी पॉलिसी को बेहतर करा के आप चलो ज़्यादा लोग हैं तो आप पॉलिसी बना लेते हैं। तो अडॉप्शन ऑफ न्यू अकाउंटिंग पॉलिसी फॉर इवेंट और ट्रांजेक्शंस विच डिड नॉट अकर प्रीवियसली, पहले लोग होते ही नहीं थे तो हमने ऐसी कोई पॉलिसी बनाई नहीं थी, या होते भी थे
दैट वर इमटेरियल, बहुत कम लोग थे, तो हमने ऐसे कोई पॉलिसी बनाई नहीं थी, अब बना ली, तो इसको हम चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी नहीं बोलेंगे, इसको हम अडॉप्शन ऑफ न्यू अकाउंटिंग पॉलिसी बोलेंगे कि भाई नई चीजें हुई हैं, नए लोग आए हैं, ज़्यादा लोग आए हैं, तो हमने पॉलिसी अपनाई है। ऐसे ही द अडॉप्शन ऑफ न्यू अकाउंटिंग पॉलिसी फॉर इवेंट्स और ट्रांजेक्शन दैट डिफर इन सब्सटेंस फ्रॉम प्रीवियसली अकरिंग इवेंट। पहले कुछ घटनाएं हो रही थी वो अलग थी, आज जो घटनाएं हो रही हैं वो अलग हैं, तो हमने पहले अलग, उन पहले की घटनाओं में अलग अकाउंटिंग पॉलिसी अपनाई थी, जो नई चीजें हैं उनके लिए हमने अलग अकाउंटिंग पॉलिसी अपनाई है। तो क्या हम ऐसा बोलेंगे चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी? नहीं, पुरानी घटनाएं अलग नेचर की हैं, नई घटनाएं अलग नेचर की हैं, दोनों के लिए हम अलग अलग अकाउंटिंग पॉलिसी अपना सकते हैं, इनको हम चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी नहीं बोलेंगे। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये जरूर ध्यान रखना, ठीक है। सो आई होप AS5 इतना ही है, आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। तो चलो हम शुरू करते हैं AS7। AS7 कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट। AS7 जो कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट है, वो कॉन्ट्रैक्टर अपना प्रॉफिट किसी कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट पर किस तरह से बुक करेगा, अपनी सेल मतलब रेवेन्यू मतलब कॉन्ट्रैक्ट प्राइस किस तरीके से रिकॉग्नाइज करेगा, इस बारे में बात करता है। कॉन्ट्रैक्टी से उसका कोई लेना देना नहीं है। तो AS7 डील्स विद रेवेन्यू रिकॉग्निशन एंड प्रॉफिट एंड लॉस रिकॉग्निशन बाय कॉन्ट्रैक्टर। कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? आप किसी एसेट यानी एक घर मकान या पूरा कॉलोनी यानी ग्रुप ऑफ एसेट्स के कंस्ट्रक्शन का जब बात करते हैं तो उसको हम कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। अब कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट के केस में प्रॉफिट या लॉस जो हमें निकालना पड़ता है वो हम कैसे निकालते हैं, ये बात महत्वपूर्ण है। प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक पर्टिकुलर क्वेश्चन है जो पूछा ही जाता है, वो उस तरीके का होता है कि अगर एस्टिमेटेड है कि हमें लॉस होने की संभावना है तो ऐसे केस में हम कैसे क्या रिकॉग्नाइज करेंगे। तो जिसका आंसर होता है कि आपको टोटल एस्टिमेटेड लॉस को रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा कॉन्ट्रैक्टर को, ठीक है, इररिस्पेक्टिव कि उसने कितना काम किया है, डिग्री ऑफ कंप्लीशन कितना है कितना नहीं, लेकिन हम सीक्वेंस में पढ़ रहे हैं। तो प्रॉफिट लॉस कैसे निकलता है? कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू फॉर द पीरियड माइनस कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट इनकर्ड ड्यूरिंग द पीरियड, हटा दें तो P&L आ जाएगा। यानी इस साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू कितना है, मान लो कोई प्रोजेक्ट है वो 3 साल चल रहा है, इस साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू कितना है, तो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इनटू डिग्री ऑफ कंप्लीशन हम करके निकाल लेते हैं। इस साल की कॉस्ट कितनी लगी तो ये P&L आ जाएगा। एक और तरीका होता है कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू टू बी रिकॉग्नाइज टिल डेट, आज तक का कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू कितना हो गया है, मतलब ये पिछले साल भी प्रोजेक्ट चल रहा था, आज भी चल रहा है और आगे भी चलेगा, तो आज तक का रेवेन्यू कितना है, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इनटू डिग्री ऑफ कंप्लीशन आज तक की माइनस कॉस्ट इनकर्ड टिल डेट, आज तक कॉस्ट कितनी लगी है, तो आज तक का प्रॉफिट कितना हो गया, प्रॉफिट ऑलरेडी पिछली बार कितना रिकॉग्नाइज कर लिया था, बचा हुआ प्रॉफिट आप क्या कर सकते हो इस बार रिकॉग्नाइज कर सकते हो। बड़े क्वेश्चन में हमें इस तरीके से सॉल्व करना पड़ता है। देखिए एक क्वेश्चन आपके मॉड्यूल का है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन है 9, मैंने वो लिया हुआ है, आगे मैं कराऊंगा आपको। देखिए एक बड़ा सा क्वेश्चन था जो आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चन 9 है, ठीक है, उसको मैं लिया हुआ है, मैं कराऊंगा, आगे देख लें। तो हमें यहाँ क्या चाहिए, हमें यहाँ चाहिए कि रेवेन्यू कितना रिकॉग्नाइज करना है, तो वो होता है कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इनटू डिग्री ऑफ कंप्लीशन, कितना काम आप कर चुके हो। तो कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू का मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो जितना पैसा हमें कॉन्ट्रैक्टी से लेना है, तो ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस प्लस वेरिएशन, मान लो घर बनाना था फिर उन्होंने बोला कि किचन भी बना दो, तो उसका भी जो हमें पैसा उससे लेना है। एस्केलेशन क्लॉज हमने बात की थी कि अगर मटेरियल लेबर के प्राइसेस बढ़ेंगे तो थोड़ा सा आपको भी देना पड़ेगा, एक लिमिट के बाद उन्होंने बोला कि देंगे, तो वो अमाउंट भी हमें उनसे मिलना है, वो भी हम ऐड कर लेंगे। इंसेंटिव, हमने काम जल्दी कर दिया, अच्छा कर दिया, तो उन्होंने हमें बोला है कि हम आपको 10,000 रुपये इनामी राशि देंगे, वो भी हमारे लिए कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू बन जाएगा। माइनस पेनल्टी, अगर हमने काम लेट किया है, खराब किया है, तो हमसे पेनल्टी भी लग सकती है, जैसे कि गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट में लग जाती है। तो ये हो गया हमारा कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू में ध्यान रखना कि कॉन्ट्रैक्ट जो ओरिजिनल प्राइस था वो, जो वेरिएशन थे वो, जो इंसेंटिव मिल रहा है वो, जो एस्केलेशन क्लॉज है वो मिल जाएगा, और जो पेनल्टी लगी वो माइनस कर देंगे हम। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट में क्या आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि हम कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू में से कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट हटाएंगे तब कॉन्ट्रैक्ट का P&L आएगा। तो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट में आ जाएगा मटेरियल कितना लगा, मान लो आप घर बना रहे हैं, मटेरियल कितना लगा, उस पर लेबर कितनी लगी, और भी डायरेक्ट एक्सपेंस है, स्पेसिफाइड कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट जो भी उस पर लगा, कलर लगा, ठीक है, पाइप की फिटिंग लगी, इलेक्ट्रिकल फिटिंग लगी है, वो सारा बता दें। अगर आपने कुछ काम उसमें से सब कॉन्ट्रैक्टर से करवाया है, तो अब मान लो 8 लाख आपको लगे और 2 लाख आपने सब कॉन्ट्रैक्टर से कोई काम करवाया था, तो आप वो भी जोड़ लें क्योंकि वो भी अल्टीमेटली आपकी कॉस्ट ही है, ठीक है। और अपोर्शन एक्सपेंस या जो ओवरहेड है, जो फिक्स ओवरहेड है, जैसे कि आपने जो व्हीकल्स उसमें इस्तेमाल करे होंगे, जो मशीन इस्तेमाल करे होंगे, उनके प्रोपोर्शनेट अमाउंट भी जोड़ लें डेप्रिसिएशन के फॉर्म में। लेकिन इन खर्चों को आप कभी कॉस्ट में नहीं जोड़ेंगे। फॉलोइंग विल नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट। जनरल ओवरहेड, दैट इज एक्सपेंस विच आर नॉट डायरेक्टली रिलेटेड विद कंस्ट्रक्शन।
अगर आप बड़े मकान का कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, मल्टी का कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, ठीक है, 10 स्टोरी बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, तो आपने एक अकाउंटेंट वहीं बिठा रखा है कि जो भी सामान आए, जो भी सामान इशू करो, वो सारा नोट कर लेना। तो ऐसे अकाउंटेंट की फीस उसी कॉन्ट्रैक्ट की कॉस्ट का पार्ट बनेगा। लेकिन आप कई सारे प्रोजेक्ट चला रहे हो और आपका कॉमन अकाउंटेंट कहाँ बैठा हुआ है, ऑफिस में बैठा हुआ है, तो वो उसको हम एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड बोलेंगे और वो कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट की कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगा। तो जनरल ओवरहेड जो लग रहे हैं वो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेंगे, जो स्पेसिफिक उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट से रिलेटेड कॉस्ट है वो उसकी कॉस्ट का पार्ट बन जाएगा। एक्सपेंस इनकर्ड ऑन सिक्योरिंग दी कॉन्ट्रैक्ट, आपने कॉन्ट्रैक्ट लेने के लिए रिश्वत दी है, कोई भी अमाउंट खर्च किया कि कॉन्ट्रैक्ट आपको मिल जाए, वो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट का पार्ट नहीं माना जाएगा। आप घर बनाते, आप मल्टी बनाते हो, उसमें फ्लैट बेचने, तो आप अभी से एडवर्टीजमेंट करना शुरू कर देते हो ताकि वो मल्टी के फ्लैट बिक जाए, उनको भी आप कॉस्ट में का पार्ट नहीं मानेंगे, जबकि खर्च हो रहा है आपका, लेकिन वो आपका कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट का पार्ट नहीं माना जाएगा। अब रेवेन्यू हम जो रिकॉग्नाइज करते हैं करंट ईयर में, वो कैसे करते हैं, टोटल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इनटू डिग्री ऑफ कंप्लीशन। और डिग्री ऑफ कंप्लीशन कैसे निकाल सकते हैं, तो हम 3 तरीके से निकाल सकते हैं, बेस्ड ऑन कॉस्ट, बेस्ड ऑन एक्सपर्ट्स ओपिनियन और बेस्ड ऑन टाइम। टाइम बेसिस पे कितना, कि किसी काम को करने में मान लो 3 साल लगने हैं, अभी कितना लग चुके हैं, 2 साल लग चुके हैं, मतलब 2/3 काम हो चुका है। कॉस्ट बेसिस पे क्या, कॉस्ट इनकर्ड टिल डेट और डिवाइड बाय टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट, यानी कि इस पूरे प्रोजेक्ट पे कितनी कॉस्ट लगनी है, आज तक कितनी कॉस्ट लग चुकी है, उससे हम लगा सकते हैं कितना काम हो चुका होगा। टोटल कॉस्ट लगनी है, सपोज करो टोटल कॉस्ट कितनी लगनी है, 400 प्लस 600 लगनी है, 1000 लगनी है, और अभी तक कितनी लग चुकी है, 400 की कॉस्ट लग चुकी है, ठीक है, और टोटल 1000 लगनी है, इसका मतलब 40% काम हो चुका है, ठीक है। तो ये हो गया बेस्ड ऑन कॉस्ट, कॉस्ट इनकर्ड टिल डेट डिवाइड बाय कॉस्ट इनकर्ड प्लस फर्दर एस्टिमेटेड कॉस्ट है, जिसको हम टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट भी बोल सकते हैं। इसी को हम ऐसे भी बोल सकते हैं, ध्यान सुनना, कॉस्ट ऑफ वर्क सर्टिफाइड प्लस कॉस्ट ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड डिवाइड बाय टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट। आप कॉस्ट में, कॉस्ट मतलब अकाउंट नहीं, कॉस्टिंग में जो फॉर्मूला पढ़ते हैं वो ऐसा नहीं होता, वो कुछ और पढ़ते हैं, बता रहा हूं मैं। लेकिन ये एक फॉर्मूला है कि कॉस्ट ऑफ वर्क सर्टिफाइड, जो काम पूरा हो चुका है उसकी कॉस्ट, जो काम बकाया है उस पर कितनी कॉस्ट लग चुकी है, और टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट कितनी है, तो इससे भी डिग्री ऑफ कंप्लीशन आ जाएगा। आप जो कॉस्टिंग में पढ़ते हैं, कॉस्टिंग में पढ़ते हैं जो, ठीक है, उसमें आप पढ़ते हो कैसे, उसमें आप पढ़ते हो, आप नीचे कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट नहीं लेते हो, आप कॉन्ट्रैक्ट प्राइस लेते हो। फिर ऐसे केस में आपको लेना होगा वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड प्लस वैल्यू ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड। जो काम पूरा हो चुका है उसकी वैल्यू क्या है, उसकी कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितनी है, जो पूरा होना बाकी है, जो हो चुका है, जिसका सर्टिफिकेट नहीं इशू किया है इंजीनियर ने, उसकी वैल्यू कितनी है, डिवाइड बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। तो ये आप लेते हो फिर वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड प्लस वैल्यू ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड डिवाइड बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। और जो अकाउंट में लेते हो वो होते हो कॉस्ट ऑफ वर्क सर्टिफाइड प्लस कॉस्ट ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड डिवाइड बाय टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट, ऐसे लेते हो, ठीक है। चलो अब हम कैसे रिकॉग्नाइज करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस, तो एग्जांपल देखें, टोटल कॉस्ट है मान लो 800 रुपये की, कॉस्ट इनकर ड्यूरिंग 21-22 हमने 240 इनकर कर दिया है। फर्दर एस्टिमेटेड कॉस्ट टू कंप्लीट है 360 और लगने वाली है, इसका मतलब ओवरऑल 600 लाख रुपए लगने वाले हैं, लॉस होने की संभावना नहीं है। कैलकुलेट डिग्री ऑफ कंप्लीशन कैसे निकालोगे, तो देखो 240 रुपये लग चुके हैं और टोटल अभी 360 और लगना है, तो टोटल 40% लग चुके हैं। प्रॉफिट एंड लॉस टू बी रिकॉग्नाइज्ड ड्यूरिंग द ईयर कैसे निकालोगे, तो कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू फॉर द पीरियड कैसे निकालोगे, 800 का कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है, 40% काम हो चुका है, तो 320 का आप रेवेन्यू यानी सेल रिकॉग्नाइज कर सकते हो। और कॉस्ट इनकर्ड ड्यूरिंग द पीरियड कितना, 240 कॉस्ट लग चुकी है, तो 80 का आपको क्या हो गया है, फायदा हो गया, ऐसे दिखा सकते हो। अब ध्यान रखना कि रेवेन्यू रिकॉग्निशन ऑफ एस्टिमेटेड लॉस, पैरा 35 वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट पैरा, ठीक है, ये पैरा नाम से भी याद रखना, पैरा 35 है। ये क्या बोलता है, अगर किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पर आपको लगता है, भले आपका काम आपने कॉन्ट्रैक्ट लेकर ही चले आ रहे हो, आपने काम शुरू भी नहीं किया हो, या 10% आपकी डिग्री ऑफ कंप्लीशन हो, 20% हो, 30% हो, 50% हो, ठीक है, किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको लगता है कि जो कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट है, टोटल कॉस्ट है, वो कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू से भी ज्यादा लग सकती है, टोटल कॉस्ट ज्यादा लग सकती है, तो जितना लॉस होने की संभावना है आपको अभी के अभी इस साल पूरा रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। जो करंट ईयर का है वो लॉस के नाम से, और जो फ्यूचर में होने की संभावना है, ठीक है, जो करंट ईयर के बॉन्ड जाएगा, ठीक है, मान लो आपका 30% काम हो चुका है, तो टोटल लॉस का 30% तो हो ही गया लॉस, आपको जो 70% और होने की संभावना है उसको भी प्रोविजन फॉर लॉस के नाम से आपको बुक करना पड़ेगा। इसका मतलब इस P&L में पूरा 100% का लॉस क्या होगा, बुक होगा। तो एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम द एस्टिमेटेड टोटल कॉस्ट इज एक्सपेक्टेड टू एक्सीड टोटल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, कॉस्ट टोटल कॉस्ट
कॉन्ट्रैक्ट प्राइस से ज्यादा निकल जाएगी, देन टोटल एस्टिमेटेड लॉस विल बी रिकॉग्नाइज इमीडिएटली। सारा लॉस अभी रिकॉग्नाइज करना। देखो प्रॉफिट होगा तो प्रोपोर्शनल 30% काम हो गया, 30% प्रॉफिट बुक कर लो कि कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू कितना है, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट कितनी लगी, कितना आपका प्रॉफिट बन रहा है। लेकिन लॉस होने की संभावना तो पूरा रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। जितना करंट ईयर से बिलोंग करता है, मान लो 30% तो आप बुक करोगे, 70% का आप क्या बनाओगे, प्रोविजन बनाओगे। और ये लाइन जरूर लिखना है, ये पूरी लाइन याद कर लेना, ये आपको ऐसे लिख के आना है कि इफ एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम इट इज एक्सपेक्टेड दैट द टोटल कॉस्ट इज एस्टिमेटेड टू एक्सीड द टोटल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, द टोटल एस्टिमेटेड लॉस शुड बी रिकॉग्नाइज इमीडिएटली, और द एस्टिमेटेड लॉस विल बी रिकॉग्नाइज इररिस्पेक्टिव ऑफ, लॉस को रिकॉग्नाइज करना ही पड़ेगा इररिस्पेक्टिव ऑफ, कोई फर्क नहीं पड़ता वेदर और नॉट दी वर्क हैज कमेंस्ड। आप आज ही कॉन्ट्रैक्ट लेके आ रहे हो, खुश होके आ रहे थे कि बढ़िया काम मिल गया, लेकिन आपको समझ में आता गया कि यार इसमें तो बड़ा खर्चा दिख रहा है, यार हमने तो तब दिमाग नहीं लगाया, आपको लग रहा है लॉस हो जाएगा, आपने बोला कोई बात नहीं अभी कौन सा काम शुरू किया, अरे तो भी आपको लॉस आज अभी इसी ईयर में पूरा बुक करना पड़ेगा। स्टेज ऑफ कंप्लीशन कितनी है, इररिस्पेक्टिव ऑफ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि स्टेज ऑफ कंप्लीशन कितनी है, वेदर और नॉट वर्क हैज कमेंस्ड, काम शुरू हुआ है उस पर या नहीं हुआ है। और एस्टिमेटेड प्रॉफिट ऑन अदर कॉन्ट्रैक्ट विच आर नॉट ट्रीटेड एज सिंगल कॉन्ट्रैक्ट। सिंगल कॉन्ट्रैक्ट वो होते हैं जब आपको सपोज करो रोड और ब्रिज बनाने का कॉन्ट्रैक्ट एक साथ दिया गया था कि भाई या तो रोड और ब्रिज दोनों आप बनाओगे या दोनों आप नहीं बनाओगे, या तो दोनों ही कॉन्ट्रैक्ट को एक साथ एक्सेप्ट करना पड़ेगा या तो दोनों को एक साथ रिजेक्ट करना पड़ेगा। ऐसे केस में आपको लगता है कि रोड बनाने में फायदा है और ब्रिज बनाने में लॉस हो रहा है, लेकिन दोनों कॉन्ट्रैक्ट एक साथ लिए थे आपने, तो आपने लिए इस हिसाब से ना कि यार चलो एक जगह फायदा हो जाएगा एक जगह लॉस हो जाएगा। तो ऐसे केस में ब्रिज बनाने में जो लॉस है, अगर वो लॉस आपको रोड बनाने के प्रॉफिट से एडजस्ट होने की संभावना है तो फिर आपको लॉस बुक करने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट सिंगल कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, रोड का आपने कॉन्ट्रैक्ट अलग लिया है और ब्रिज बनाने का कॉन्ट्रैक्ट अलग लिया है, दोनों के लिए अलग अलग प्रपोजल आए थे, दोनों पे आपके पास अधिकार थे, एक को एक्सेप्ट कर लो एक को रिजेक्ट कर लो, दोनों को एक्सेप्ट कर लो दोनों को रिजेक्ट कर लो, सामने वाले के पास भी अधिकार थे, तो इनको हम सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट बोलेंगे। अब अगर ब्रिज बनाने में लॉस की संभावना है और रोड बनाने में प्रॉफिट की संभावना है, तो जो अदर कॉन्ट्रैक्ट में प्रॉफिट की संभावना है भूल जाओ, लेकिन जिस कॉन्ट्रैक्ट में आपको लॉस की संभावना है वो लॉस आपको क्या करना पड़ेगा, रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। देखिए एस्टिमेटेड वेदर और नॉट इररिस्पेक्टिव ऑफ एस्टिमेटेड प्रॉफिट ऑन अदर कॉन्ट्रैक्ट विच इज नॉट ट्रीटेड एज सिंगल कॉन्ट्रैक्ट, वो सिंगल कॉन्ट्रैक्ट नहीं है ना, तो उसके प्रॉफिट को आप भूल जाओ, आपको जो अभी लॉस हो रहा है वो आपको रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। ये देखें एग्जाम्पल 2, इसमें क्या हो रहा है, टोटल कॉस्ट प्राइस कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितना है 1200, कॉस्ट इनकर्ड कितनी है 300, फर्दर एस्टिमेटेड कॉस्ट कितनी है 1100 और लग सकता है, तो ओवरऑल कितना लगने की संभावना 1400 लगने की संभावना है और कॉन्ट्रैक्ट प्राइस केवल 1200 है। बताओ कैलकुलेट डिग्री ऑफ कंप्लीशन, डिग्री ऑफ कंप्लीशन कितनी आ जाएगी 300 डिवाइड बाय 300 प्लस 1100, तो 21.43 आ गई। अब है रेवेन्यू टू बी रिकॉग्नाइज्ड इन फाइनेंशियल ईयर 21-22, तो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितना है 1200 लाख रुपए है और डिग्री ऑफ कंप्लीशन कितनी है 21.43%, तो इतना आपको रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करना है। अब कैलकुलेशन ऑफ टोटल एस्टिमेटेड लॉस, कितना लॉस होने की संभावना है, तो टोटल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितना है 1200, टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन कितनी है 300 लग चुके हैं, 1100 और लगने की संभावना है, 1400 रुपए लगने की संभावना है, तो टोटल एस्टिमेटेड लॉस कितना है 200 लाख। ये पूरा 200 लाख क्या जाना चाहिए, P&L में जाना चाहिए। लेकिन कैसे, तो देखने जरा, कुछ तो करंट ईयर का ही लॉस हो जाएगा। कैसे, रेवेन्यू फॉर द ईयर कितना है आपका 1200 इंटू 21.43 257.14 लाख, माइनस कॉस्ट इनकर्ड कितनी हो चुकी है 300 लाख की कॉस्ट इनकर्ड हो चुकी है, तो 42 का लॉस तो अभी बिलोंग करता है आपका। आप ऐसे भी निकाल सकते थे, 200 लाख का टोटल लॉस होने की संभावना है ना 21.43 21.43% आपका काम हो चुका है। तो अगर पूरे कॉन्ट्रैक्ट में 200 लाख के लॉस होने की संभावना है तो 21% काम कर चुके हो, तो कितना लॉस होने की संभावना है 42 लाख के लॉस होने की संभावना है। ये तो करंट ईयर का है और टोटल लॉस है 200 लाख जिसमें करंट ईयर का है 42.86 लाख, तो बचा हुआ 157.14 लाख आपको क्या बनाना पड़ेगा, प्रोविजन बनाना पड़ेगा। तो जब आप एक्सट्रैक्ट P&L बनाओगे तो कैसे आ जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू कितना आ जाएगा, फिर से बता दे रहा हूँ 1200 लाख का 21.43% आ जाएगा कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू। कॉस्ट कितनी आ जाएगी जो आपकी लग चुकी है, कितनी लग चुकी है आपकी 300 लग चुकी है, वो आ जाएगी। और अब इसमें ही दिखाई दे रहा होगा आपको कि लॉस तो दिखाई दे ही रहा है, लेकिन आपको 157.414 लाख का प्रोविजन बनाना है ताकि टोटल लॉस कितना आ जाए 200 लाख आ जाए। तो इसका डिफरेंस जो है, इसका डिफरेंस है वो इतना आ जाएगा 42 और आपको 157 का और प्रोविजन बनाना है ताकि पूरा 200 लाख का क्या हो सके, अकाउंट में आ सके। अब जो आपसे बड़े क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके बेसिस पे बता रहा हूं मैं, देखना जरा कैसे पूछे जाते हैं। जैसे ये क्वेश्चन पूछा गया आपसे, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्टर, ये आपके मॉड्यूल का क्वेश्चन है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन 9, ठीक है, स्टडी मटेरियल का।
प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। A construction contractor has fixed price of 9,000 lakhs to build a bridge in 3 years frame time. The summary of some of the financial data is as under. Initial amount of revenue agreed in contract 9,000 लाख का हमारा एग्रीमेंट हुआ था कि मिलेंगे। वेरिएशन इन रेवेन्यू, पहले साल तो कोई वेरिएशन नहीं हुआ, लेकिन बाद में 200 हो गया। इसका मतलब अल्टीमेटली यहाँ हमें लग रहा है कि 9,200 रुपये हमें कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू के मिल जाएंगे। ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट इनकर्ड अप टू दी रिपोर्टिंग डेट, यहाँ तक हमने फर्स्ट ईयर के एंड तक 2,093 रुपये लगा चुके हैं। सेकंड ईयर के एंड में हम 6,168 रुपये तक लगा चुके हैं। सेकंड ईयर के एंड तक इतना लग चुका है, जिसमें एक एस्ट्रिक बना है, इंक्लूड 100 lakhs फॉर स्टैंडर्ड मटेरियल स्टोर्ड एट साइट टू बी यूज्ड इन ईयर 3 टू कंप्लीट दी वर्क। इसमें 100 रुपये दिखाई दे रहे हैं ऐसे जो मटेरियल साइट पे पड़ा हुआ है, हम खरीद के तो लाए थे लेकिन यूज़ नहीं हुआ, तो वो कॉस्ट लगी नहीं ना, वो तो नेक्स्ट ईयर यूज़ होगी, तो इसको जीरो कर लो, 100 को हटा दो, तो कितना हो जाएगा। मतलब मैंने क्या किया है, वहाँ 6168 था, तो 100 कम कर दो तो कितना हो जाएगा, 6068 हो जाएगा। और वो 100 रुपये यहाँ लग जाएंगे, तो यहाँ की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 8200 हो जाएगी। आगे लिखा है, देखो लिखा है ना, एक्सक्लूड 100 lakhs फॉर स्टैंडर्ड मटेरियल ब्रॉड फॉरवर्ड फ्रॉम ईयर 2, इसमें 100 रुपये एक्सक्लूड थे। अब लिखा है एस्टिमेटेड प्रॉफिट फॉर होल कॉन्ट्रैक्ट, 950 रुपये का प्रॉफिट होने की संभावना है। अब देखना है जरा, 9,000 रुपये का कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है और आप कह रहे हो कि एस्टिमेटेड प्रॉफिट फॉर द होल कॉन्ट्रैक्ट, पूरे कॉन्ट्रैक्ट पर 950 रुपये की प्रॉफिट होने की संभावना है। तो इसका मतलब 9,000 का कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है, 950 के प्रॉफिट होने की संभावना है। इसका मतलब कितनी कॉस्ट लगने की संभावना है बेटा, तो टोटल 88050 कॉस्ट लगने की संभावना है। नहीं दिख रहा है आपको? उसमें से अभी कितनी लग चुकी है, अभी उसमें से लग चुकी है कितना, 2093, तो ये आ जाएगा आपका 26% डिग्री ऑफ कंप्लीशन। ऐसे हम निकालेंगे, आगे पढ़ लें। द वेरिएशन इन कॉस्ट एंड रेवेन्यू इन ईयर 2 हैज बीन अप्रूव्ड बाय कस्टमर, जो आप वेरिएशन हुआ है 200 रुपये का, वो ने अप्रूव कर लिया है। कंप्यूट ईयर वाइज अमाउंट ऑफ रेवेन्यू, एक्सपेंस, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट टू कंप्लीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस टू बी रिकॉग्नाइज इन स्टेटमेंट ऑफ P&L। ठीक है, तो हम कैसे निकालेंगे, देखो सबसे पहले हम डिग्री ऑफ कंप्लीशन निकाल लेंगे। तो कितना कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है, रेवेन्यू आफ्टर कंसीडरिंग वेरिएशन, 9,000 का रेवेन्यू है, यहाँ 9,200 का है, और आप बोलो कि 9,000 का रेवेन्यू है और 950 के प्रॉफिट होने की संभावना है। अच्छा, तो इसका मतलब टोटल कितनी कॉस्ट लगाने की संभावना है, एस्टिमेटेड टोटल कॉस्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट कितने लगने की संभावना, 8,050। कितनी लग चुकी है, 2,093, तो कितने परसेंट काम हो चुका है, 26% काम हो चुका है। आगे लिखा हुआ है कि हमें कितने प्रॉफिट होने की संभावना है, जब हमारा यहाँ रेवेन्यू बढ़ा दिया गया है 200 रुपये से, हमें 1,000 रुपये की प्रॉफिट होने की संभावना है, ऐसा हमें लगने लगा है। अब ऐसा लगने लगा है ना आपको कि 9,200 का कॉन्ट्रैक्ट प्राइस और 1,000 तक के प्रॉफिट होने की संभावना है। इसका मतलब कॉस्टिंग कितने आने की संभावना है, 8,200 की कॉस्ट आने की संभावना है। और अभी तक कितनी कॉस्ट लग चुकी है, तो ये दिख रही थी 6168, जिसमें 100 रुपये का माल यूं ही पड़ा हुआ है जो नेक्स्ट ईयर यूज़ होगा, अभी यूज़ नहीं हुआ है। तो कितनी कॉस्ट लग चुकी है, 6068 लग चुकी है। तो इसका मतलब कितने परसेंटेज काम हो चुका है, 74% काम हो चुका है। अब नेक्स्ट ईयर की बात करें हम, तो रेवेन्यू कितना हमारा 9,200 ही है, और कितना प्रॉफिट होने की संभावना बोले, अभी भी 1,000 ही प्रॉफिट होने की संभावना है। पहले हमें लग रहा था 950 प्रॉफिट होगा, अब हमें लग रहा है 1,000 ही होगा। तो अगर 9,200 रुपये का कॉन्ट्रैक्ट है और 1,000 प्रॉफिट होने की संभावना है, यानी 8,200 रुपये लगने की संभावना है। और लग कितने गए हैं, 8,100 लग चुके हैं, और 100 रुपये का मटेरियल जो पहले पड़ा हुआ था वो भी यहाँ लग चुका है, तो 8,200 ही लग चुके हैं। तो 100% काम हो चुका है। तो 26%, 74% और 100% काम हो चुका है। अब रेवेन्यू कितना रिकॉग्नाइज करें, तो ईयर 1 में आपका रेवेन्यू कितना, 9,000 का रेवेन्यू है, जिसमें 26% का काम हो चुका है। तो अप टू दी रिपोर्टिंग डेट कितना रेवेन्यू हो रहा है, 2,340 रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करना चाहिए। और अभी तक कॉस्ट कितनी लग चुकी है, तो आपको दी गई है 2,093, गिवन है, यहाँ से नहीं निकालना है, गिवन है 2,093। तो कितना प्रॉफिट हो रहा है पहले साल, 247। अभी तक कोई प्रॉफिट बुक किया था क्या, नहीं, तो 247 पहले साल का हो गया। सेकेंड ईयर का कैसे निकालेंगे, तो सेकेंड ईयर में रेवेन्यू कितने होने की संभावना है, 9,200। कितना काम हो चुका है, 74%। तो आज तक का रेवेन्यू कितना रिकॉग्नाइज होना चाहिए, इतना रेवेन्यू रिकॉग्नाइज होना चाहिए आज तक का। आप पिछली बार कितना रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर चुके, इतना कर चुके थे, तो इंक्रीमेंटल रेवेन्यू यहाँ रिकॉग्नाइज कर लो। आज तक की कॉस्ट कितनी लग रही है, 6068 हमने देखी थी, इतनी लग रही है। ठीक है, 6068 यहाँ जीरो हो जाएगा। तो आज तक का प्रॉफिट कितने होने की संभावना है, तो आज तक का रेवेन्यू, आज तक की कॉस्ट, आज तक का इतना प्रॉफिट होने की संभावना है। आप यहां तक इतनी कॉस्ट रिकॉग्नाइज कर चुके थे, तो बची हुई इंक्रीमेंटल कॉस्ट यहां की होगी। और कितना प्रॉफिट आप रिकॉग्नाइज करोगे, तो आज तक का इतना प्रॉफिट है, आप पहले इतना रिकॉग्नाइज कर चुके थे, तो बचा हुआ आप और रिकॉग्नाइज कर लो।
थर्ड ईयर की बात हम करें तो 9200 में 100% काम हो चुका है, तो पूरा 9200 का रेवेन्यू बुक होना चाहिए। आप 6808 का रेवेन्यू ऑलरेडी बुक कर चुके हो। एक मिनट, कितना रेवेन्यू ऑलरेडी बुक कर चुके हो? इतना रेवेन्यू आप ऑलरेडी बुक कर चुके हो, इतना होना चाहिए, इतना ऑलरेडी बुक हो चुका है, इतना रेवेन्यू बुक होगा। टोटल कॉस्ट 8200 लग चुकी है, जिसमें से इतनी पहले ही लग चुकी थी, इतनी और लगेगी, और टोटल 1000 का प्रॉफिट होगा, जिसमें 740 आप पहले ही बुक कर चुके हो। कहाँ कर चुके हो सर 740? देखो ये कर चुके हो, 247 यहाँ बुक कर लिया था और 740 बैठ रहा था सेकंड ईयर के एंड तक का, तो इतना छोड़ के इतना सेकंड ईयर बुक कर लिया था, तो टोटल 740 प्रॉफिट बुक हो चुका है। 260 का प्रॉफिट आप और बुक करोगे। तो ऐसे किया करो, रेवेन्यू टिल डेट, कॉस्ट टिल डेट, प्रॉफिट टिल डेट। प्रॉफिट ऑलरेडी रिकॉग्नाइज, एडिशनल प्रॉफिट टू बी रिकॉग्नाइज, प्रॉफिट ऑलरेडी रिकॉग्नाइज, एडिशनल प्रॉफिट टू बी रिकॉग्नाइज। आई होप आपको ये बात समझ आई होगी। अब थोड़ी सी थ्योरी बची हुई है, बस वो हम डिस्कस कर लें। ये एग्जांपल मैंने समझाया नहीं, जो मैंने खुद नोट करा था, ताकि आपको मॉड्यूल का क्वेश्चन समझा सकूं। रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करने के दो तरीके होते हैं बेटा। कौन कौन से? देखो, अगर आपको पता हो कि कितनी कॉस्ट लग चुकी है और कितनी और लगने की संभावना है, तो आप फिर डिग्री ऑफ कंप्लीशन निकाल लोगे। भाई इतनी कॉस्ट लग चुकी है, 200 लग चुकी है, अभी 500 मान लो 800 लगने की संभावना है, इसका मतलब मेरा काम 20% हो चुका है। तो जितना भी कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है उसका 20% आप रिकॉग्नाइज कर लोगे। तो व्हेन टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट टू कंप्लीट द एसेट इज डिटरमिनेबल, कैलकुलेट डिग्री ऑफ कंप्लीशन और रिकॉग्नाइज द रेवेन्यू बेस्ड ऑन डिग्री ऑफ कंप्लीशन। लेकिन कई आप काम ऐसे करते हो जिन्हें पता ही नहीं है कि यार कितनी कॉस्ट लग चुकी है, अभी कितनी और लगेगी। आप क्या कर रहे हो? पहाड़ काट के सुरंग बना रहे हो। कॉन्ट्रैक्ट तो आपने सरकार से ले लिया, आइडिया ही नहीं कितना कॉस्ट आ जाएगी। तो फिर जितनी कॉस्ट लगती जाए उतना ही रेवेन्यू बुक करते जाओ, तो ना प्रॉफिट बुक होगा ना लॉस बुक होगा। तो व्हेन टोटल कॉस्ट टू कंप्लीट द कॉन्ट्रैक्ट कांट बी एस्टिमेटेड, रिकॉग्नाइज द कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू इक्वल टू द कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट इनकर्ड इन द पीरियड। जितनी कॉस्ट लग गई उतना ही आप रेवेन्यू भी रिकॉग्नाइज कर लो। अब कुछ थ्योरी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बस ये आपका यहाँ पे कंप्लीट हो गया, ये इतना सा बचा हुआ। अमाउंट ड्यू फ्रॉम या ड्यू टू कस्टमर, ये आपसे पूछा जाता है, कैलकुलेट करके बताओ कस्टमर से कितने पैसे लेने हैं या उसके हमें देने हैं। देखो लेने हैं उससे तो एसेट दिखाएंगे, देने हैं तो हम लायबिलिटी दिखाएंगे। तो देखो कैसे होगा, आपकी आज तक कितनी कॉस्ट लग चुकी है, आप उससे कॉस्ट मांगोगे। आपका 100 रुपये लग चुका है और 20 रुपये प्रॉफिट के बन रहे हैं। आज तक का जो काम कर दिया है 20 रुपये प्रॉफिट के बन रहे हैं। ये कैसे निकलेगा? कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू माइनस कॉस्ट इक्वल टू प्रॉफिट निकलता है। तो अगर कॉस्ट और प्रॉफिट को जोड़ दोगे तो कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू निकल आएगा ना, ठीक, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस निकल आएगा आज तक का जो है। तो आपके जो कॉस्ट लग गई वो ले लो, जो आपका प्रॉफिट बन रहा है वो ले लो। लेकिन अगर लॉस हुआ था तो उतना लॉस कम करके बाकी ले लो। अब देख लो इसमें से कितना पैसा आप ऑलरेडी ले चुके हो, जिसको हम एडवांस फ्रॉम कस्टमर बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं प्रोग्रेसिव पेमेंट रिसीव्ड। कितना पैसा आपको रिसीव हो चुका है वो हटा दो, और माइनस रिटेंशन मनी हटा दो। रिटेंशन मनी इसलिए हटा दो क्योंकि वो अभी नहीं मिलेगी। अगर आपने गवर्नमेंट के लिए रोड बनाई है और उन्होंने बोला कि 5 साल बाद मिलेगा बचा हुआ अमाउंट आपका, ठीक है, रिटेंशन मनी है, जब 5 साल की गारंटी दी है 5 साल बाद देंगे, तो अभी तो नहीं देंगे ना, वो उसको हटा दो। उसको हम बोलते हैं रिटेंशन मनी, या फिर हम उसको बोलते हैं प्रोग्रेसिव पेमेंट टू बी रिसीव्ड। बाद में रिसीव होगा प्रोग्रेसिव पेमेंट, बचा हुआ हमें क्या होगा, अब रिसीव हो जाएगा। अमाउंट ड्यू फ्रॉम या ड्यू टू कस्टमर, तो जितना कॉस्ट लग गई वो, जितना प्रॉफिट है वो, दो अमाउंट हमें लेने हैं। माइनस कर दो प्रोग्रेसिव पेमेंट रिसीव्ड, जो आपको रिसीव हो चुका है वो, और माइनस कर दो प्रोग्रेसिव पेमेंट टू बी रिसीव्ड, दैट इज रिटेंशन मनी माइनस कर दो। बचा हुआ आपको उनसे लेना है, या अगर माइनस आ रहा है तो हम उनको देना है, ठीक है, और लॉस होगा तो भी हम माइनस करें। अगला सवाल है कि व्हेन कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ ग्रुप ऑफ एसेट्स विल बी ट्रीटेड एज सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ ईच एसेट इन द ग्रुप। जैसे मैंने बोला कि ब्रिज और रोड का एक साथ हम कॉन्ट्रैक्ट लेके आए थे, तो कब उसको हम एक साथ सिंगल कॉन्ट्रैक्ट मानेंगे, कब हम उसको सेपरेट मानेंगे? तो देखो सिंगल कॉन्ट्रैक्ट तब माने जाएंगे जब दोनों के लिए सिंगल बार्गेनिंग हुई हो कि भाई या तो दोनों कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट करो या दोनों रिजेक्ट करो, एक एक्सेप्ट या रिजेक्ट नहीं कर सकते। तो सेपरेट कब मानेंगे? व्हेन सेपरेट प्रपोजल सबमिटेड फॉर ईच एसेट। रोड के लिए अलग प्रपोजल सबमिट करा गया कि भाई 8,000 करोड़ की आपको रोड बनाना है, ठीक है, और 3,000 करोड़ के आपको ब्रिज बनाने हैं। प्रपोजल वॉज सब्जेक्ट मैटर ऑफ सेपरेट नेगोशिएशन। रोड पर हमने अलग नेगोशिएशन किया कि सर हम इसका तो इतना रुपए तक हमें चाहिए, ठीक है, और ब्रिज का हमने अलग नेगोशिएशन किया। बोथ पार्टी हैव द राइट टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट द प्रपोजल ऑफ ईच एसेट। दोनों को अधिकार था कि एक प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेते, दूसरे को रिजेक्ट कर लेते, और कॉस्ट एंड रेवेन्यू ऑफ ईच एसेट कैन बी आइडेंटिफाइड। और हमें पता है कि अलग अलग दोनों पर कितनी कॉस्ट लगेगी और दोनों का कॉन्ट्रैक्ट प्राइस भी अलग अलग बताया गया। तो मतलब अलग अलग प्रपोजल रखे गए, दोनों में से हमें अलग अलग अधिकार था कि हम किसी को भी एक्सेप्ट करें, किसी को भी रिजेक्ट करें, प्लस दोनों की कॉन्ट्रैक्ट जो रेवेन्यू है
वो भी हमें अलग अलग बताया गया था कि इसका इतना पैसा मिलना है, इसका इतना पैसा मिलना है, तो उसको हम सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट मानेंगे। और ऐसे केस में सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट में अगर एक कॉन्ट्रैक्ट में फायदा की संभावना है, दूसरे में लॉस की संभावना है, तो लॉस को हमें रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। हम छोड़ नहीं सकते कि चलो दूसरे का फायदा होने वाला है, नहीं कंसिडर कर सकते आप वो फायदा। आखिरी सवाल ये है, डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट ऑफ AS7 डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट क्या पूछी जाती है? तो रेवेन्यू रिकॉग्नाइज इन पीरियड, कितना रेवेन्यू आपने इस बार पीएनएल में रिकॉग्नाइज किया वो बताओ। मेथड यूज टू डिटरमाइन रेवेन्यू डिटरमाइन करने का मेथड क्या था? तो ये दो मेथड होते हैं हमारे पास। अगर हमें कॉस्ट पता है कि फर्दर कितनी लगने वाली, तो हम डिग्री ऑफ कंप्लीशन के हिसाब से रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करते हैं। हमें नहीं पता उस प्रोजेक्ट पे एस्टिमेटेड कॉस्ट क्या लगेगी, डिग्री ऑफ कंप्लीशन हमारा क्या हो चुका है, तो जितनी कॉस्ट लग चुकी होगी उतना ही हम रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर लेते हैं। ये दो मेथड होते हैं हमारे पास। मेथड यूज टू डिटरमाइन स्टेज ऑफ कंप्लीशन, आप बताओ स्टेज ऑफ कंप्लीशन कितनी हो गई, इसको निकालने के लिए कौन सा मेथड अपनाया? टाइम वाला कि कितना टाइम लगना था कितना लग गया, या कॉस्ट वाला कितनी कॉस्ट लग चुकी है और टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट क्या है, या फिर एक्सपर्ट का इंजीनियर बुला के आपने पूछा कि बताओ सर कितना काम हो गया है, तो वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड प्लस वैल्यू ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड डिवाइड बाय टोटल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, इस तरीके से निकालेगा। तो आप बताओ कितना कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू आपने रिकॉग्नाइज कर लिया है? रेवेन्यू डिटरमाइन करने के लिए कौन सा मेथड अपनाया है, डिग्री ऑफ कंप्लीशन वाला, या फिर आपने जितनी कॉस्ट लगी थी उतने को रेवेन्यू माना? डिग्री ऑफ कंप्लीशन कैसे निकाली है, टाइम बेसिस पर या एक्सपर्ट के ओपिनियन पर या कॉस्ट के बेसिस पर, बताओ। अब अगर आपका कोई वर्क इन प्रोग्रेस है, यानी कोई प्रोजेक्ट है जो अभी आधा बन चुका है, आधा अगले साल तक जाएगा, तो कॉस्ट इनकर्ड टिल डेट कितनी है, आज तक कितनी कॉस्ट लग चुकी है, प्लस प्रॉफिट रिकॉग्नाइज, आज तक कितना प्रॉफिट रिकॉग्नाइज हो चुका है वो बता दो। एडवांस कितना रिसीव हो चुका है कस्टमर से, या रिटेंशन मनी कितनी है वो बता दो। तो अगर कोई काम अधूरा है तो बताओ उस पर कितना एडवांस ले चुके हो, या कितनी रिटेंशन मनी है उसकी, कितनी उस पर कॉस्ट लग चुकी है, कितना उसका प्रॉफिट आप बुक कर चुके हो। एडिशनल डिस्क्लोजर ये देना पड़ेगा, अमाउंट ड्यू फ्रॉम कस्टमर टू बी सोन एज एसेट, अमाउंट ड्यू टू कस्टमर टू बी सोन एज लायबिलिटी, ये भी आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। क्वेश्चन बहुत सिंपल से पूछे जाते हैं, प्रैक्टिकल क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। पैरा 35 वाले कि अगर लॉस होने की संभावना है तो आप कैसे रिकॉग्नाइज करोगे, तो हम बोलेंगे सारा का सारा लॉस रिकॉग्नाइज होगा इररिस्पेक्टिव ऑफ वेदर द वर्क हैज कमेंस्ड और नॉट, डिग्री ऑफ कंप्लीशन, ठीक है, एस्टिमेटेड प्रॉफिट ऑन अदर प्रोजेक्ट विच इज नॉट ट्रीटेड एज सिंगल कॉन्ट्रैक्ट। हम इन तीनों को इग्नोर करते हुए हम क्या करेंगे, पूरे लॉस को रिकॉग्नाइज करेंगे। आई होप आपको समझ में आ गया। देखें अब हम शुरू करें AS9 जिसका नाम है रेवेन्यू रिकॉग्निशन। AS केस बेस्ड AS है, मतलब एक केस पूछा जाएगा कि इस तरीके की सिचुएशन में बताओ रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो ऐसा हम नहीं बोल सकते कि प्रैक्टिकल AS है, और ऐसा भी नहीं कि थ्योरी AS है, फिर भी थ्योरी जैसा हम इसको कंसिडर कर सकते हैं क्योंकि आपको इसकी लैंग्वेज समझ में आनी चाहिए। तो AS9 डील्स विद रेवेन्यू रिकॉग्निशन, किन चीज़ों पे आपने गुड्स को बेचा है। पहला तो मुद्दा यह है कि रेवेन्यू का मतलब क्या होता है। तो अगर आप किसी गुड्स को सेल कर रहे हो 1000 रुपये में, ठीक है, या 1000 रुपये में, और उसकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है 800, तो आपका प्रॉफिट कितना हो रहा है, आपको प्रॉफिट कितना हो रहा है, आपको प्रॉफिट हो रहा है 200। तो रेवेन्यू का मतलब होगा 1000, यानी जो सेल प्रोसीड है उसको हम रेवेन्यू बोलते हैं। तो रेवेन्यू का मतलब होता है ग्रॉस इनफ्लो ऑफ कैश एंड अदर रिसीवेबल अराइजिंग फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स, गुड्स बेच के जो पैसा आ रहा है, या आप सर्विसेज देते हैं, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, कंपनी सेक्रेटरी हैं, CMA हैं, आप डॉक्टर एडवोकेट हैं, तो जो आपकी रेंडिंग ऑफ सर्विसेज ग्रॉस अमाउंट आ रहा है खर्चे काटे बिना, वो कहलाएगा रेवेन्यू। या फिर आपने कहीं इन्वेस्टमेंट कर दिया है डिवेंचर्स में, शेयर्स में, तो उनसे जो इंटरेस्ट है डिविडेंड आ रहा है, या फिर कहीं प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कर रखा है, ठीक है, तो उससे रॉयल्टी की इनकम आ रही है, उसको उसका जो ग्रॉस अमाउंट आ रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, रेवेन्यू बोलते हैं। तो AS9 बात कर रहा है रेवेन्यू रिकॉग्निशन की, कि रेवेन्यू मतलब सेल कब रिकॉर्ड करें, सर्विस दे रहे हैं तो सर्विस की सेल कब रिकॉर्ड करें, इंटरेस्ट डिविडेंड या रॉयल्टी को कब रिकॉर्ड करें, ठीक है। तो किसी भी रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करने का जो सबसे क्रूशियल मुद्दा है वो ये है कि रेवेन्यू के कितना मिलना है उस पर कोई डाउट नहीं होना चाहिए, और मिलना है या नहीं मिलना है इस पर भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो आप रेवेन्यू को जब भी रिकॉग्नाइज करें ये बात ध्यान रखें कि देयर इज नो अनसर्टेनिटी रिगार्डिंग कंसिडरेशन एंड इट्स अल्टीमेट कलेक्शन, कोई भी अनसर्टेनिटी नहीं होना चाहिए। जो वर्ड इस्तेमाल करना है वो ऐसे ही करना है, नो अनसर्टेनिटी। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि सर्टेनिटी होना चाहिए कि रेवेन्यू मिल ही जाएगा। सर्टेनिटी मतलब तो हो जाता है कि भाई निश्चित है पैसे मिलेंगे ही,
मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं, मैं ऐसा कह रहा हूं कि आपको कोई डाउट ना हो, दुविधा ना हो, संशय ना हो दिमाग में आपके। देयर इज नो अनसर्टेनिटी रिगार्डिंग कंसिडरेशन एंड कलेक्शन, कि जो मिलने वाला है, जो कंसिडरेशन है, जो उसका कलेक्शन है, इस पर हमें कोई डाउट नहीं है। आपने डेटर को सेल करी, आपको कोई डाउट नहीं है पैसे मिलेंगे नहीं मिलेंगे, आप सेल बुक कर सकते हो। मैंने कहा क्या निश्चित है कि पैसे मिल जाएंगे, तो आपने कहा ये नहीं पता मुझे, लेकिन मुझे उस पर कोई डाउट नहीं है, मैं तो उसको बेचता रहता हूँ, पैसे देता रहता हूँ। सो देयर इज नो अनसर्टेनिटी रिगार्डिंग कंसिडरेशन एंड कलेक्शन, आप रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर सकते हो। अब हम बात कर रहे हैं स्पेसिफिक रेवेन्यू रिकॉग्निशन इन केस ऑफ सेल्स ऑफ गुड्स। सेल्स ऑफ गुड्स के केस में रेवेन्यू कब रिकॉग्नाइज किया जाता है? तो पहली चीज, देयर इज नो अनसर्टेनिटी रिगार्डिंग कंसिडरेशन, कितना पैसा मिलना है और मिलना है नहीं मिलना है इस पर कोई डाउट नहीं है। दूसरा, ओनरशिप हैज बीन ट्रांसफर टू बायर, और गुड्स की जो ओनरशिप है वो बायर को ट्रांसफर हो गई हो, ठीक है, यानी कि रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर हो गया, तो आप सेल बुक कर सकते हो। कब मानते हैं हम रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर हो गए हैं? जब गुड्स को डिलीवर कर दिया जाता है तो हम मानते हैं रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर हो गए हैं। तो ओनरशिप इज डीम्ड एज ट्रांसफर्ड व्हेन गुड्स आर डिलीवर्ड, तो आपने गुड्स डिलीवर कर दिए हैं तो हम मानेंगे रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर हो गए हैं, ठीक है, जनरली। अब कई बार डिलीवरी गुड्स की डिलीवर होने में लेट हो जाता है, तो अगर सेलर ने गलती कर दी है, आज डिलीवर करना था गुड्स, आज डिलीवर नहीं की, तो फिर वो रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर ही नहीं कर रहा है, वो डिलीवरी नहीं कर रहा है, तो इसको हम सेल नहीं मानेंगे, ठीक है। लेकिन अगर आज गुड्स की डिलीवरी होनी थी, हमारे पास एडवांस पैसे आ गए या नहीं आए, कोई मुद्दा नहीं है, आज एग्रीमेंट के हिसाब से गुड्स की डिलीवरी होनी थी और बाहर का कॉल आता है कि सुनो आज गुड्स मत डिलीवर करो, 5 दिन बाद कर देना, तो चूंकि डिलीवरी हमारे वजह से डिले नहीं हुई है, सेलर की वजह से डिले नहीं हुई है, तो इसको हम सेल मानेंगे। यानी इफ गुड्स आर इन दी पोजिशन ऑफ डिलीवरी, वो डिलीवरेबल स्टेट में है और बायर डिलीवरी को रोक देता है, तो सेलर सेल बुक कर सकता है। वो ऐसे मानेगा कि ये स्टॉक बिक गया है, बस डिलीवर होना रह गया है, और वो उस पर जीपी भी बुक कर सकता है और दिखाएगा कि स्टॉक कस्टमर का हमारे पास पड़ा हुआ है। तो ऑन बायर्स फॉल्ट या रिक्वेस्ट ओनरशिप ट्रांसफर मानेंगे और आप सेल को रिकॉर्ड कर सकते हो। अगर सेलर ने डिफॉल्ट कर दिए तो ऑब्वियसली सेलर ने ही गुड्स नहीं भेजी, तो वो सेल कैसे बुक करेगा, ठीक है। एक क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा भी गया था इस तरीके का कि मान लो हमारा एक एग्रीमेंट हुआ है किसी के साथ, मैं आपको समझाता हूँ। एक एग्रीमेंट हुआ है हमारा किसी के साथ, और ये एग्रीमेंट हुआ है कि हर एक मिनट में हमारा किसी से एग्रीमेंट हुआ है कि इस साल हम क्या करेंगे, हर क्वार्टर में 4 क्वार्टर में 25,000 25,000 25,000 एंड 25,000 की गुड्स डिलीवर करेंगे, ठीक है। हमने 25,000 की गुड्स डिलीवर कर दी, 25,000 भी डिलीवर कर दी। थर्ड लॉट हम जब डिलीवर करने वाले थे, क्वार्टर 1 है, क्वार्टर 2 है, क्वार्टर 3 है, क्वार्टर 4 है, जब हम थर्ड लॉट डिलीवर करने वाले थे तब बायर का कॉल आया और बायर ने बोला कि यार हमारा गोदाम में दिक्कत आ रही है, कुछ प्रॉब्लम आ गई है, आप अभी गुड्स को डिलीवर नहीं करो। तो हमने ये थर्ड भी डिलीवर नहीं करा और हमने फोर्थ के लिए भी इंतजार करा, तब भी उसने ये था कि नहीं प्रॉब्लम चल रही है हमारे यहाँ, अभी गुड्स डिलीवर मत करो, ठीक है। बायर की रिक्वेस्ट पर हमने गुड्स डिलीवर नहीं की और ये आ गया है ईयर का एंड। बताओ जरा, इतना तो डिलीवर हो चुका है, 50,000 डिलीवर्ड, ये तो सेल है ही, और जो 50,000 डिलीवर नहीं हुआ है वो भी बायर की रिक्वेस्ट पर डिलीवर नहीं हुआ है, तो इस 50,000 को भी हम सेल मानेंगे। वो क्वेश्चन ऐसा था कि हमें एडवांस में ही पूरे 1 लाख रुपए मिल जाते हैं और हम 25,000 का हर एक क्वार्टर में क्या करते रहते हैं, गुड्स को डिलीवर करते रहते हैं। तो हम बोलेंगे तो क्या करना चाहिए, तो हम बोलेंगे देखो 50,000 डिलीवर कर दिया है और जो 50,000 डिलीवर नहीं हुआ है उसका भी बायर की वजह से डिलीवर नहीं हुआ है, इसको भी हम सेल मानेंगे। तो हम पूरी 1 लाख को सेल मानेंगे, और चूंकि हम 1 लाख को सेल मांगेंगे तो जो पहले एडवांस था अब वो एडवांस नहीं रह जाएगा। कुछ प्रॉब्लम आ रही है लिखने में, वो एडवांस अब नहीं रह जाएगा, क्योंकि जब हमने 1 लाख की सेल कर दी है तो फिर 1 लाख रुपए एडवांस कैसे, वो तो हमारे सेल के अगेंस्ट आ गए ना, तो एडवांस कुछ नहीं दिखाई देगा, पूरी 1 लाख सेल दिखाई देगी। और हाँ, ये 50,000 का स्टॉक हमारे पास पड़ा हुआ है, तो ये हमारे पास दिखाई देगा कि स्टॉक जो किसका है, कस्टमर का स्टॉक है जो हमारे पास पड़ा हुआ है। तो ये बात हुई। अब सवाल आता है कि सर सेल ऑफ सर्विस के केस में रेवेन्यू कैसे रिकॉग्नाइज करते हैं, तो रेवेन्यू रिकॉग्निशन इन केस ऑफ रेंडरिंग ऑफ सर्विस। तो अगर आप सर्विस देते हैं तो रेवेन्यू कब रिकॉग्नाइज करें, जब आपने सर्विस दे दी हो। तो रेवेन्यू रिकॉग्नाइज व्हेन सर्विस इज परफॉर्म्ड एंड देयर इज नो अनसर्टेनिटी रिगार्डिंग कंसिडरेशन एंड कलेक्शन। सर्विस परफॉर्म हो गई हो, ठीक है, आप रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर सकते। आप किसी की पेंटिंग बना रहे हैं, तो जब पेंटिंग बन जाए, ठीक है, फिर भले ही पैसे अभी ना मिले हों, बाद में मिल जाए, लेकिन आप पेंटिंग बना लो ना, पेंटिंग जब भी कंप्लीट हो जाए तो आप रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर सकते हो कि चलो 50,000 रुपये हमें सामने वाले से लेने, ठीक है, जब भी आप अपनी सर्विस परफॉर्म कर दो। अब 2 तरीके होते हैं सर्विस के केस में रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करने के। एक तो है कंप्लीटेड सर्विस कॉन्ट्रैक्ट मेथड, कि जब सर्विस कंप्लीट हो जाए
तभी रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करो। एक होता है प्रोपोर्शनेट कंप्लीशन मेथड की, जितनी जितनी परसेंटेज सर्विस होते जाए उतनी उतनी आप रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करते जाना। जैसे कि हम कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में करते हैं, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट में करते हैं कि भाई 3 साल लगने हैं कंस्ट्रक्शन करने में, 1 साल हो गया, प्रोपोर्शनेट जितना काम हो गया उतना प्रोपोर्शनेट हम क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का उतना डिग्री ऑफ कंप्लीशन का हम रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर लेते हैं। ठीक है, उस बारे में तो ये 7 ही डील करेगा, लेकिन जस्ट बता रहा हूँ आपको। तो हम इसी मेथड को प्रेफर करते हैं कि जितना जितना काम हमारा होता जा रहा है उतना उतना हम रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करते हैं। इंटरनल ऑडिट, अगर कॉन्करेंट ऑडिट पूरे 12 महीने चल रही है तो हम क्या बोलेंगे कि चलो 1 महीने में जितना प्रोपोर्शनेट काम हो गया उतना हम रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर लेंगे। ठीक है, तो हम प्रोपोर्शनेट रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर लेते हैं। तो कंप्लीट सर्विस मेथड जनरली हम यूज नहीं करते। प्रोपोर्शनेट, जितना प्रोपोर्शनेट काम होता जाएगा, जितना प्रोपोर्शनेट कंस्ट्रक्शन होता जाएगा उतना हम रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर लेते हैं। अब सर्विस परफॉर्म कब मानी जाती है, यानी रेवेन्यू कब रिकॉग्नाइज किया जाता है, जब सर्विस परफॉर्म हो जाए। एडवर्टीजमेंट के केस में सपोज करो आपको किसी मैगजीन में एडवर्टीजमेंट निकलवानी है, ठीक है, और मैगजीन पब्लिश होने वाली है मार्च में। उन्होंने बोला है कि ठीक है आपको कितने की एडवर्टीजमेंट निकालनी है, हमने कहा कि हमें 1 लाख रुपए की एडवर्टीजमेंट निकलवानी है। ठीक है, हमें 1 लाख रुपए की एडवर्टीजमेंट निकलवानी है। तो ये है जनवरी का महीना, ये है फरवरी का महीना, ये है मार्च का। तो उन्होंने बोला कि ठीक है आपकी एडवर्टीजमेंट कब आ जाएगी, जो मैगजीन जो पब्लिश होने वाली है वो मैगजीन पब्लिश होगी कब, मार्च के महीने में। अभी आप क्या करो, 40% पैसा अभी जमा कर दो एडवांस में। तो हमने क्या कर दिया, 40,000 रुपये जमा कर दिए, और हमारी एडवर्टीजमेंट कब पब्लिश हो गई, मार्च में पब्लिश हो गई, और बचा हुआ 60,000 हमने बाद में चुकाया। तो जो एजेंसी जो एडवर्टीजमेंट की सर्विसेज दे रही है, जो मैगजीन पब्लिश कर रही है, वो रेवेन्यू कब रिकॉग्नाइज करेगी, तो जब वो सर्विस परफॉर्म करेगी। तो कब माना जाएगा उसने सर्विस परफॉर्म करी, तो हम मानेंगे जब मार्च में उन्होंने क्या किया है, एडवर्टीजमेंट को पब्लिक के सामने अपीयर कराया है। तो एडवर्टीजमेंट की सर्विस कब परफॉर्म मानी जाएगी, जब जो हमें एडवर्टीजमेंट की सर्विस दे रहा है उसकी एडवर्टीजमेंट पब्लिक के सामने अपीयर हो जाए, मैगजीन क्या हो जाए, पब्लिश हो जाए। तो अगर मैगजीन पब्लिश हो जाती है कब, मार्च के महीने में, तो हम मानेंगे हमें 1 लाख रुपए की एडवर्टीजमेंट कब दे दी गई है, मार्च के महीने। भले भी हमने 40,000 रुपये दिए हैं और हम इसके बाद 60,000 हम एडवर्टीजमेंट होने के बाद के 1 महीने बाद देंगे। तो हो सकता है हमने अभी 40,000 दिए हो एडवांस में, एडवर्टीजमेंट पब्लिश हो गई है, 60,000 हम नेक्स्ट मंथ अप्रैल में देंगे। तो भी बताओ इस ईयर में कितनी एडवर्टीजमेंट की सर्विस मानी जाएगी, एडवर्टीजमेंट एजेंसी की तरफ से, मैगजीन प्रिंट करने वालों की तरफ से। तो हम मानेंगे उन्होंने हमें 1 लाख रुपए की सर्विस दी है। क्यों, क्योंकि उन्होंने सर्विस परफॉर्म कर दी है, क्योंकि उनकी मैगजीन पब्लिश हो गई। अगर वही मैगजीन डिले हो जाए और कब पब्लिश हो, अप्रैल में पब्लिश हो, तो हम मानेंगे कि हमने 40,000 एडवांस दिए थे और मार्च तक कोई मैगजीन पब्लिश नहीं हुई, इसका मतलब उन्होंने हमें कोई सर्विस नहीं दी। इसका मतलब हमारे जो 40,000 है वो उनके पास क्या दिखेंगे, लाइबिलिटी के रूप में दिखेंगे, एडवांस फ्रॉम कस्टमर। और वो कोई सेल बुक नहीं करेंगे। वो सेल कब बुक करेंगे, वो जब अप्रैल में क्या करेंगे, मैगजीन को पब्लिश कर देंगे, तो पूरी 1 लाख रुपए की सेल बुक करेंगे, जिसमें 40,000 आ गए हैं, 60,000 बाद में आ जाएंगे। ठीक है, तो वो ड्यू फ्रॉम कस्टमर हो जाएगा उनके पॉइंट ऑफ व्यू से। तो एडवर्टीजमेंट केस में हम सर्विस का परफॉर्म मानते हैं जब एडवर्टीजमेंट अपीयर्स बिफोर पब्लिक। तो न्यूज़पेपर हो या टीवी चैनल्स हो, जब पब्लिक के सामने एडवर्टीजमेंट आ जाएगी तब एडवर्टीजमेंट कराने वाला, एडवर्टीजमेंट की एजेंसी सेल बुक कर सकती है। ठीक है, आई होप ये आपको समझ आया होगा। In case of advertisement service is deemed to be performed on the day when advertisement appears before public, that is newspaper या magazine etc is published. अब है रेवेन्यू रिकॉग्निशन केस ऑफ इंटरेस्ट। इंटरेस्ट का रेवेन्यू जो हम रिकॉग्नाइज करते हैं वो एक्रूअल बेसिस पे रिकॉग्नाइज करते हैं, मतलब टाइम बेसिस पर। तो सपोज करो हमने 1 अक्टूबर को किसी कंपनी के डिवेंचर खरीदे हैं, ठीक है, और 10 लाख के डिवेंचर खरीदे हैं 12% की रेट से, और इंटरेस्ट जो मिलना है वो एनुअल मिलना है। तो भले ही इंटरेस्ट हमें 30 सितंबर पर मिलना है, लेकिन हमारे 31 मार्च जब हम बैलेंस शीट बना रहे होंगे तो एक्रूअल बेसिस पर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च 6 महीने का हम इंटरेस्ट क्या करेंगे, एक्रूअल बेसिस पर रिकॉर्ड करेंगे। तो इंटरेस्ट को हम एक्रूअल बेसिस पर रिकॉग्नाइज करते हैं। डिविडेंड 2 तरीके का होता है, एक होता है इंटरिम डिविडेंड, एक फाइनल डिविडेंड। डिविडेंड कोई भी हो, डिविडेंड रेवेन्यू तब रिकॉग्नाइज करो जब डिविडेंड लेने का अधिकार आपके पास आ जाए। क्या अब आपके पास अधिकार है, आप चाहो तो डिविडेंड ले सकते हो। तो इन केस ऑफ डिविडेंड रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज्ड व्हेन राइट टू रिसीव डिविडेंड इज एस्टेब्लिश्ड, जब राइट आ जाए आपके पास डिविडेंड लेने का। अब राइट कब आता है, तो इंटरिम डिविडेंड के केस में उसको प्रपोज और डिक्लेयर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करते हैं। तो जैसे ही इंटरिम डिविडेंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिक्लेयर कर दे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर प्रपोजल डिक्लेयर कर दें, आप डिविडेंड को रिसीव करने का अधिकार रखते हो, तो आप उसको रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर सकते हो। लेकिन फाइनल डिविडेंड के केस में प्रपोज होता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा और डिक्लेयर होता है शेयर होल्डर के द्वारा। तो जैसे ही एनुअल जनरल मीटिंग में शेयर होल्डर क्या करते हैं, डिविडेंड को डिक्लेयर कर दे, तब आपको अधिकार आएगा डिविडेंड को इनकम रिकॉर्ड करने का। अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने प्रपोज कर दिया है डिविडेंड, लेकिन अभी शेयर होल्डर ने डिक्लेयर नहीं किया, तभी कोई निश्चित नहीं है कि डिविडेंड बट ही जाएगा, इसलिए आप उसको रेवेन्यू रिकॉग्नाइज मत करो। जब शेयर होल्डर डिक्लेयर कर दे, फिर भले आपको मिलने में 5 दिन 10 दिन हो, लेकिन चूंकि डिक्लेयर हो चुका है तो मिलना निश्चित है, तो आप उसको रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर सकते हो।
तीसरा होता है रॉयल्टी। जैसे कि आप मान लो कोई ऑथर है, आपने आप जैसे चेतन भगत ने अपनी बुक्स किसी पब्लिकेशन वाले को दी और बोला है कि जितनी भी बुक्स बिकती जाए उसका 10 रुपये पर बुक हमें क्या चाहिए, रॉयल्टी चाहिए। या डोमिनोज वाले क्या कर रहे हैं, जो फ्रेंचाइजी खोले हुए हैं वो डोमिनोज वालों को क्या कर रहे हैं, पर पिज़्ज़ा क्या कर रहे हैं, रॉयल्टी दे रहे हैं कि इतना पिज़्ज़ा हमने आपका बेचा है तो इतना हम रॉयल्टी आपको देंगे। तो वो एग्रीमेंट पे डिपेंड करेगी उसकी इनकम कैसे रिकॉग्नाइज की जाए। तो हो सकता है पर पिज़्ज़ा रेवेन्यू रिकॉग्नाइज किया जाए, या मंथली बेसिस पर टोटल सेल का 1% रेवेन्यू रिकॉग्नाइज किया जाए, तो वो आपको बताया जाएगा। वो एग्रीमेंट पे डिपेंड करता है। रॉयल्टी की इनकम कैसे रिकॉग्नाइज होगी, वो एग्रीमेंट पर पूरी तरीके से डिपेंड करेगा। तो एज पर टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट ऑन एक्रूअल बेसिस। अब एक मुद्दा बहुत अच्छा है, वो देखना, रेवेन्यू रिकॉग्निशन केस ऑफ डाउट इन कलेक्शन। अगर आप कभी रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर रहे थे और आपको रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करने के पहले ही डाउट था, जैसे कि इंश्योरेंस क्लेम करने के समय ही डाउट था कि पैसे इंश्योरेंस कंपनी देगी या नहीं देगी, या आपने किसी गुड्स के रेट्रोस्पेक्टिव बेसिस पर प्राइस बढ़ाए हैं तो आपको डाउट है कि कस्टमर पैसे देगा या नहीं देगा। एस्केलेशन क्लॉज इन कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट। एस्केलेशन क्लॉज क्या होता है कि देखो कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट अगर एक लिमिट के बाद बढ़ जाएगी तो हम कॉन्ट्रैक्टी से भी कुछ पैसा रिकवर करेंगे। भाई देखो 50 लाख में बात थी हमारा आपका घर बनाने की, लेकिन ये भी बात थी कि अगर मटेरियल लेबर के चार्जेस ज़्यादा बढ़ जाएंगे तो 1% के बाद आप बियर करोगे, आप भी उस क्या करोगे, एडिशनल पेमेंट करोगे। तो जब फाइनली हमें लग रहा है कि यार कॉस्टिंग ज़्यादा बढ़ गई तो हम क्या कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्टी से यानी कस्टमर से पैसे मांग रहे हैं कि देखो 50 लाख तो दो प्लस 5 लाख और दो, क्योंकि लेबर के और मटेरियल चार्जेस बढ़ गए। तो निश्चित नहीं है वो दे ही दे आपको। तो 50 लाख की जो कॉन्ट्रैक्ट की बात है वो तो आप रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर सकते हो, चाहे अभी मिला हो या ना मिला हो। लेकिन जो आप एडिशनल 5 लाख मांग रहे हैं एस्केलेशन क्लॉज के, या जो आप इंश्योरेंस क्लेम मांग रहे हैं इंश्योरेंस कंपनी से, या जो कस्टमर से आप रेट्रोस्पेक्टिव बेसिस पे प्राइस इंक्रीज करके मांग रहे हैं, क्या निश्चित ही सामने वाला दे दे? नहीं ना। तो जब पैसा मांगते समय ही डाउट हो, आप रेवेन्यू तब तक रिकॉग्नाइज मत करो जब तक कि निश्चित ना हो जाए कि अमाउंट आपको मिल ही जाएगा। ठीक है, तो क्या हो रहा है, when there was doubt before revenue recognition, तो पोस्टपोन द रेवेन्यू रिकॉग्निशन और रिकॉग्नाइज रेवेन्यू ओनली व्हेन देयर इज सर्टेनिटी। जब निश्चित हो जाए कि रेवेन्यू मिल जाएगा तो ही रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करो, जब चूंकि आपको पहले से ही डाउट है। आपका कस्टमर डिले पेमेंट कर रहा है, आपने बोला हम ब्याज ले लेंगे अगर आप इस बार लेट किया तो, ऐसा 10 बार वो लेट कर चुका है, आप कभी ब्याज नहीं ले पाए और मांगा भी आपने तो उसने दिया नहीं। तो जब आप 11वीं बार बोला कि सुनो लेट पेमेंट करोगे तो हम ब्याज ले लेंगे और उसने लेट पेमेंट करा है, 1 महीने लेट हो गया वो, तो आप क्या इंटरेस्ट को रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर लो? नहीं, क्योंकि मांगते समय ही डाउट है आपको, रेवेन्यू रिकॉग्निशन के समय ही डाउट है, क्योंकि ऐसा तो 10 बार वो लेट कर चुका है पेमेंट, लेकिन आप कभी उससे इंटरेस्ट कलेक्ट कर नहीं पाए। तो चूंकि देयर इज अनसर्टेनिटी एट द टाइम ऑफ रेजिंग द क्लेम, रेवेन्यू रिकॉग्निशन शुड बी पोस्टपोन टू द एक्सटेंट अनसर्टेनिटी इन्वॉल्व। आप रेवेन्यू तभी रिकॉग्नाइज करो जब आपको उससे बात हो जाए और वो बोलेगा ठीक है सर हम आपको ब्याज दे देंगे, तो ही आप रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करो। सो वेयर द एबिलिटी टू असेस द अल्टीमेट कलेक्शन इज लेकिंग एट द टाइम ऑफ रेजिंग एनी क्लेम, जब क्लेम रेज करते समय ही आपको सर्टेनिटी नहीं है, द रेवेन्यू रिकॉग्निशन इज पोस्टपोन टू द एक्सटेंट ऑफ अनसर्टेनिटी इन्वॉल्व, तो आप रेवेन्यू रिकॉग्नाइज मत करो। इन सच केसेस रिकॉग्नाइज द रेवेन्यू ओनली व्हेन देयर इज रीजनेबल सर्टेनिटी ऑफ कलेक्शन, तभी रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करो जब आपको सर्टेन हो कि पैसे मिल जाए। अब ऐसा भी हो जाता है कि आप सेल बुक कर चुके थे, बाद में डिटेल के ऊपर डाउट हुआ, मतलब पहले तो आपको लग रहा था वो पैसे दे देगा, लेकिन अब उसका जो है वो अंदाज वो थोड़ा बदला बदला लग रहा है आपको। अब क्या करें? तो डाउट अराइजेस आफ्टर रेवेन्यू रिकॉग्निशन, सेल बुक कर चुके हो अब डाउट आ रही है, तो अगर सेल बुक कर आपने कुछ गुड्स बेचा होता और आपको बेचते समय ही डाउट आती कि पैसे नहीं मिल रहे हैं, तो हम रेवेन्यू रिकॉग्नाइज ही नहीं करते, सेल ही बुक नहीं करते, लेकिन सेल बुक कर चुके हैं और अब डाउट हो रही है कि पैसे मिलेंगे नहीं मिलेंगे, तो चूंकि जो रेवेन्यू रिकॉग्नाइज हो चुका है वो कभी रिवर्स नहीं होगा। डाउट अगर आ रही है आपको बाद में तो आप प्रोविजन बना सकते हो, तो हम क्या करेंगे, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बना लेंगे, सेल रिवर्स नहीं होगी। तो डू नॉट रिवर्स द रेवेन्यू ऑलरेडी रिकॉग्नाइज, अगर आपने कोई रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर लिया उसके बाद उस पर डाउट आ रही है आपको, तो आप उसको क्या कर सकते हैं, प्रोविजन बना सकते हैं, लेकिन रेवेन्यू को रिवर्स नहीं करेंगे। जो रेवेन्यू रिकॉग्नाइज हो गया उसको रिवर्स नहीं करेंगे। तो अगर सेल के ऊपर डाउट है कि पैसे मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बनाओगे डेटर पे, सेल रिवर्स नहीं होगा। लेकिन सेल करते समय ही डाउट आ गया था, रिश्तेदार पैसे कुछ सामान लेके चले गए, हमने कहा पैसे, बोले हो जाएंगे यार, कहाँ चले जाएंगे आपके पैसे, हमें डाउट है तो ये तो नहीं पेमेंट देने वाला। तो व्हेन देयर इज डाउट एट द टाइम ऑफ रेजिंग एनी क्लेम, डू नॉट रिकॉग्नाइज द रेवेन्यू, पोस्टपोन द रेवेन्यू रिकॉग्निशन। ठीक है, तब तक रेवेन्यू रिकॉग्नाइज मत करो जब तक कि उसका मिलना सर्टेन ना हो जाए। आई होप ये आपको हेल्पफुल रहेगा। थैंक यू सो मच।